चलिए हम लोग आज इस क्लास में रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, नदी तंत्र, नदी तंत्र इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। हेडिंग डाल दीजिए गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम आज की क्लास का टॉपिक है। ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। गंगा नदी तंत्र, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? गंगा। और भारत की सबसे छोटी नदी पूछा जाए, स्मॉलेस्ट रिवर, तो आंसर होगा नुब्रा। तो आंसर होगा नुब्रा। नुब्रा भारत की सबसे क्या है? छोटी नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कम से कम 3-4 पेज आपका लगेगा। जैसे जैसे मैं फोटो बनाऊंगा उस तरीके से आप फोटो बनाते जाइएगा और उसको पेज पलटते जाइएगा। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसको मिटा दो। अच्छा चलिए, गंगा नदी तंत्र ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी तंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाइए उत्तराखंड का एक जिला। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। अच्छा कोई बात नहीं, उत्तरकाशी। उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है? उत्तरकाशी में 2 अलग अलग ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक का नाम है यमुनोत्री ब्लॉक, यमुनोत्री नाम सुना होगा आप लोगों ने। और दूसरे ब्लॉक का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री 2 ब्लॉक है। एक जिला होता है और जिले के अंदर कई सारे ब्लॉक होते हैं। पता होगा आपको, जिला के अंदर 5, 6, 7 ब्लॉक होते हैं। उनमें से 2 ब्लॉक उत्तरकाशी जिला में 2 अलग अलग ब्लॉक है। एक का नाम है गंगोत्री ब्लॉक और एक का नाम है यमुनोत्री ब्लॉक। उत्तरकाशी जिले में है। ये दोनों कहां पर है? उत्तरकाशी में। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत के 4 धाम हैं। भारत में कितने धाम हैं? हिंदू धर्म में कितने धाम हैं? 4। एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में और एक पश्चिम में। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में पुरी। भारत के कितने धाम? 4 धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। उसी तरह से उत्तराखंड के भी 4 धाम हैं। पूरे देश के 4 धाम तो है ही, उत्तराखंड के भी कितने धाम है? 4। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। उत्तराखंड के 4 धाम पूछे तो क्या नाम होगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अगर पूरे भारत के 4 धाम पूछे तो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। याद रहेगा भाई? अब सुनिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और आता है कि भारत में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने 4 मठ बनवाए थे। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए चारों दिशाओं में कितने मठ बनवाए थे? 4 मठ। शंकराचार्य का जो मठ है उत्तर में उसका नाम है बद्रीनाथ। शंकराचार्य का उत्तर में जो मठ है उसका नाम है बद्रीनाथ। दक्षिण में जो मठ है उसका नाम है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, रामेश्वर, हर जगह वही नहीं चलेगा। श्रृंगेरी, एक सेकेंड, उसका नाम है श्रृंगेरी। कोई बात नहीं, श्रृंगेरी। उत्तर में बद्रीनाथ,
दक्षिण में श्रृंगेरी, अब पूरब में है पुरी और पश्चिम में है द्वारका। पश्चिम में है द्वारका, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। श्रृंगेरी है स्टूडेंट कर्नाटक में, श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में। और द्वारका है गुजरात में, ये तो आप जानते होंगे। और पुरी है उड़ीसा में, ये भी आप लोग जानते होंगे। और बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। तो अगर पूछा जाए धाम, भारत के 4 धाम, तो क्या आंसर देंगे? उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। लेकिन अगर पूछा कि भारत में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों दिशाओं के 4 मठ, तो बाकी कॉमन रहेगा, बस एक श्रृंगेरी चेंज हो जाएगा। दक्षिण में जो धाम है वो रामेश्वरम धाम है, लेकिन मठ कहां पर है? कर्नाटक के श्रृंगेरी में। क्लियर समझ में आ गया? तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब भारत के 4 धाम कौन कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और द्वारका। याद रहेगा ये सारी चीज। अब उत्तराखंड में, सॉरी, भारत में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। चूंकि गंगा नदी पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है, अतः थोड़ा धर्म की बातें कर लेना भी जरूरी था। और चूंकि ये बात जो मैंने बताया आपको, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। शंकराचार्य धार्मिक जितना व्यक्ति है उतना ही ऐतिहासिक व्यक्ति भी है। शंकराचार्य जितने धार्मिक हैं उतने ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि जब शंकराचार्य इस धरती पर आए उस समय हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म, जैन धर्म लगभग दबाता हुआ नजर आ रहा था और एक तरह से हिंदू धर्म खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा था। उस समय शंकराचार्य का जन्म केरल के कालादी में हुआ 788 एडी में, और उसके बाद उन्होंने कुछ चंद वर्षों तक जीवित रहे, 32 साल मात्र जीवित रहे। 820 एडी में उनका डेथ हो गया और इतने ही दिनों में उन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो कार्य किया, आज शंकराचार्य को भारत में हिंदू धर्म के धर्मगुरु माना जाता है। जो व्यक्ति बनेगा हिंदू धर्म का धर्मगुरु, उसे क्या बोला जाता है? शंकराचार्य। शंकराचार्य एक पद हो गया, अब शंकराचार्य क्या हो गया? एक पोस्ट हो गया। एक व्यक्ति भी शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, लेकिन अब एक पद मिल गया है। तो ये बात आप जान जाइए। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ? तो केरल के कलादी नामक स्थान पर, और पूरे भारत का भ्रमण किए हिंदू धर्म के प्रचार के लिए। अब मिथिलांचल में भी एक व्यक्ति थे मंडन मिश्र, उनसे उनका क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। बाद में जो उनकी हार रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनको क्या किया? मदद किया, और उनकी मदद से मंडन मिश्र जीत पाए, लेकिन अंत में शंकराचार्य ने हरा दिया। तो चलिए ये सब बात आप लोग याद रखिए। बिहार के कल्चर से जुड़ा है, हो सकता है कि जिनका मैथिली साहित्य है या जिनका घर मिथिलांचल है उनसे इंटरव्यू में सब सवाल पूछा जाए कि किनसे शास्त्रार्थ हुआ था। तो मोटा मोटी बातें आप याद रखिए। देखो, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग नहीं होता। यदि आप कमीशन के फील्ड में आए हैं तो सबकी तैयारी एक कंबाइंड होता है। ऐसा नहीं कि प्री निकल जाएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस निकल जाए तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उस बात को आप समझें, अगर वहां से सवाल आ जाए मेंस में भी तो आप उसको लिख दें। क्या है? फैक्ट जो है उसको सही तरीके से अरेंज करके लिख दीजिए, तो उस कॉन्सेप्ट हो गया हो। थोड़ा सा बात को समझना लेकिन होगा। अगर केवल फैक्ट रटे हैं तब दिक्कत होगा, लेकिन फैक्ट को समझ के पढ़े हैं तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं। तो इस एक तरीके से होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए प्री मेंस और इंटरव्यू का। तो क्लियर है ये बात? तो गंगोत्री और यमुनोत्री 2 अलग अलग ब्लॉक है। कहाँ है भैया ये कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इसको नोट कर लिया था आप लोगों ने? चलिए, तो इसको मिटा रहा हूं। चलिए देखिए भाई, यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री में एक ग्लेशियर है। यमुनोत्री जो देख रहे हैं आप, उसमें एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है बंदर पूंछ ग्लेशियर। बंदर पूंछ हिमनद, बंदर पूंछ हिमनद। यमुनोत्री जो एरिया है उसी के अंदर एक हिमनद है, ग्लेशियर है, जिसका नाम है बंदर पूंछ ग्लेशियर, बंदर पूंछ हिमनद। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना रिवर। बंदर पूंछ, यमुनोत्री, उत्तरकाशी के यमुनोत्री जी ब्लॉक से में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदर पूंछ ग्लेशियर। वहां से क्या निकलती है? यमुना। और गंगोत्री है, उसके अंदर
गाय के मुंह जैसा एक पहाड़ का गुफा है, इसलिए नाम पड़ गया उसका गोमुख। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ब्लॉक के अंदर एक पहाड़ का गुफा है जिसको हम लोग गोमुख कहते हैं। गोमुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय के मुंह जैसा उसका शेप है, इसलिए नाम पड़ गया गोमुख। क्या नाम पड़ गया? गोमुख। गोमुख में उत्तर से एक नदी आके मिलती है। गोमुख में, गोमुख से निकलती नहीं है बल्कि ऊपर से एक नदी आ रही है जो आगे कहां मिल रही है? गोमुख में। गोमुख में जो नदी मिल रही है उसका नाम है जानवी नदी। जानवी फिर जहानवी, जो लिख दीजिए, दोनों नदी है, जानवी या जहानवी। जहानवी ये निकल रही है ग्रेटर हिमालय से ही, महान हिमालय से ही। तो ये जहानवी नदी ये चर्चा में नहीं आता जनरली, लेकिन कहते हैं कि जहानवी नदी के रूप में ही गंगा बहती थी आसमान में। आपने धर्म में सुना होगा गंगा कहां बहती थी? आकाश में। लेकिन भागीरथी एक राजा थे, उस क्षेत्र के एक राजा थे भगीरथ। उन्होंने क्या किया? भगीरथ प्रयास किया, मैंने उन्होंने तपस्या किया और गंगा जी को कहां लेकर आए? धरती पर। तो ये आजकल जो तैयारी करते हैं जब परीक्षा की, तब क्या कहते हैं? भगीरथ प्रयास में लगे हुए हैं। कौन प्रयास? भगीरथ प्रयास का मतलब एकदम अथक परिश्रम करके तपस्या करके गंगा को लाए थे। कहां? जमीन पर लाए थे भागीरथी जी। और ले आए जमीन पर, मतलब कहां लेकर आए? गोमुख में। और गोमुख के बाद जो नदी निकलती है, चूंकि भागीरथी जी के आशीर्वाद से आई थी नीचे, इसलिए नाम पड़ गया, नदी का भी नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। यानी गोमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम गंगा नहीं है। गोमुख से जो नदी निकल रही है उसका नाम गंगा नहीं है, उसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। समझ में आ गया बात? और ऊपर में जो नदी उसका नाम है जानवी या जहानवी। क्लियर है? वैसे भी वहां पर जन्नुम ऋषि का आश्रम था। जानवी ऋषि, वहां पर एक जानो ऋषि या जन्नुम ऋषि थे, उनका आश्रम था। वो आश्रम जब गंगा आ रही थी ना, लेकर आ रही थी, कहानी है वहां कि गंगा जब आ रही थी ऊपर से, तो भगीरथ जी उनको छोड़कर कुछ काम में चले गए कि यह रुकना हमारे है। लेकिन गंगा जी को शरारत सूझा और ऋषि के आश्रम को बहा के लेके चली गई। ऋषि या बोले मेरा आश्रम, इतना हिम्मत इस गंगा को बहा के ले जाए। अब गंगा को श्राप दे दिए, उसने श्राप नहीं दी, पूरा खत्म कर दिया, गायब, लाओ तुम पी जाते हैं, पूरा गंगा गायब। फिर बहुत रिक्वेस्ट किए, भगीरथ जी की बड़ी मेहनत से लाया था, फिर से इनको प्रकट कर दीजिए। बोले तो उसको पूछना चाहिए था किसका आश्रय में नहीं है, ऐसी बहा के लेके चली गई तो क्या करें, पनिशमेंट तो देना था। तो ये गंगा नदी को भगीरथ जी कहा ले आए? जमीन पर ले आए। और गोमुख से जो नदी निकली उसका नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी नदी का नाम उससे पहले था जानवी, और जानवी के बाद क्या नाम पड़ा? भागीरथी। तो इस फोटो को बनाइए एक पेज में, फिर अगला फोटो फिर इसके आगे से करेंगे। इतना बनाइए आप लोग, बन गया? वाह, हो गया। चलिए नोट डाउन कर, रुक गए। मन लगा के पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको ग्रहण भी करना है, दिमाग तक नहीं बल्कि दिल तक, है ना। आप पढ़ाई को हमेशा आप जानने के लिए पढ़िए, परीक्षा के लिए नहीं। बोझ बनाकर मत पढ़िए। पढ़ाई को हमेशा आप लोग एक क्या बनाइए, एक इंटरेस्ट का पॉइंट बनाइए। अब ये नहीं कि भगवान पता नहीं कौन सा कर्म किए थे कि आज पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे ही कोई एसडीएम बना देता तो कितना बढ़िया रहता, कोई दिक्कत है क्या? कितना सुंदर देखने में लगता हूं, कितना फिट हूं, मुझे डीएसपी बना देता तो क्या दिक्कत था। लेकिन बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। सुना है आपने, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। तो भैया पहले खोना पड़ेगा, बिना खोए कुछ पाया नहीं गया इस धरती पर। चलिए भैया, तो बन गया फोटो सबका चित्र हो गया। चलिए अब बनाइए, अभी पहले मैं बना लेता हूं तब आप बनाइएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो गंगोत्री है, गंगोत्री का गोमुख है, गंगोत्री का गोमुख है। गंगोत्री का क्या है भैया? गोमुख। यहां से कौन निकल रही है? भागीरथी। देखते जाइए, अभी आप लोग लिखिएगा मत, लिखने का टाइम देंगे। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। ध्यान से देखते जाइएगा। इसमें एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है भिलंगना नदी। क्या नाम है इसका? भिलंगना नदी। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना जहां आकर के मिल जाते हैं, उस पॉइंट का नाम है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। आप जानते हैं कि भारत में
दो नदियां जहां मिलती है उसे प्रयाग भी कहते हैं, लेकिन हर जगह नहीं कहते, जहां बोलते हैं वही बोलते हैं। अब सोन पूछे अगर गंगा में मिलती वहां कौन प्रयाग, तो कोई प्रयाग नहीं, मतलब जहां बोलेंगे वही बोलेंगे सब वैसे, लेकिन वही बोलते हैं जहां दो नदियां मिलती है। तो गोविंद प्रयाग पूछा जाए वहां कौन कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जहां मिलते हैं उसका नाम क्या है, गोविंद प्रयाग। बता दें कि कुछ वर्ष पहले इस गोविंद प्रयाग में एक शहर था जिसका नाम था टिहरी। टिहरी शहर का नाम आपने सुना होगा। टिहरी एक शहर बसा हुआ था किसके संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी नाम का एक शहर बसा हुआ था, हंसता खेलता शहर। लेकिन वहां एक डैम बना दिया गया, एक बांध बना दिया गया जिससे पूरा शहर डूब गया। लेकिन लोग जानते थे कि डैम बनाएंगे तो शहर डूबेगा, इसलिए पहले ही वहां से लोगों को निकाल लिया गया और निकाल करके ऋषिकेश से ऊपर 12-13 किलोमीटर एक शहर नया बसाया गया, अलग पहाड़ में जाकर के। उस शहर का नाम रखा गया नरेंद्र नगर। अब एक जो पुराना टिहरी था वो डूब गया, वहां से लोगों को निकाल कर जो नए शहर का निर्माण किया गया उसको लोग न्यू टिहरी कहते हैं, या उसको लोग नरेंद्र नगर कहते हैं। नाम तो नरेंद्र नगर है, जैसे मान लीजिए पटना बस स्टैंड जो है मीठापुर से चला गया बैरिया, तो आज भी लोगों का प्रेम नहीं गया है। अभी भी लोग बैठते हैं तो आ जाना है बस स्टैंड, कौन पुराना कि नया, तो पुराना बस स्टैंड, बस स्टैंड ही उसका नाम है अभी भी, और लगता है हमेशा रह जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पुराना बस स्टैंड। उसी प्रकार से टिहरी के लोग को बसाया गया अलग शहर में, उनका नाम रखा गया शहर का नरेंद्र नगर, लेकिन उसको लोग आज भी प्यार से क्या बोलते हैं, न्यू टिहरी। टिहरी से लोग निकले नहीं बाहर। तो टिहरी शहर को यहाँ एक डैम बनाकर डुबा दिया गया। टिहरी शहर को यहाँ पर एक डैम बनाकर डुबा दिया गया। इस डैम का नाम भी उसी शहर के नाम पर टिहरी डैम रखा गया। उसी शहर के नाम पर इस डैम का नाम भी टिहरी डैम रखा गया। एक सेकेंड, टिहरी डैम नोट कर लीजिए, टिहरी डैम सुन लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा पेज के बाएं साइड पे आप बनाइएगा इसको, और दाहिने साइड में जगह छोड़ दीजिएगा। मतलब इसको बनाइएगा दाहिने साइड कोने में, अगर बनाइएगा तो दाहिने साइड कोने में बनाइएगा। ठीक है, बना हुआ है उस नोट्स में, लेकिन फिर से बना लीजिए। अगर आपसे पूछे हम कि टिहरी डैम किस नदी के संगम पर है, तो क्या आंसर दीजिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। गोविंद प्रयाग किसको कहते हैं, तो बोले जहां भागीरथी भिलंगना मिलती है उसे गोविंद प्रयाग। वहां कौन सा शहर बसा हुआ था, टिहरी शहर। अब जो नया शहर बसा है उसका नाम क्या है, नरेंद्र नगर है ना, उसको लोग न्यू टिहरी भी कहते हैं। यहीं पर एक शहर बसा दिया गया आगे में, इसी का नाम है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर ये ऋषिकेश से 12-13 किलोमीटर ऊपर पड़ता है नरेंद्र नगर। इसी को लोग प्यार से आज भी न्यू टिहरी कहते हैं, न्यू टिहरी। कर लिए नोट, सबको दिखाई दे रहा है ना। चलिए, क्लियर है सबका, सबका क्लियर है भाई। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर गोविंद प्रयाग, और उसी संगम पर डैम बना हुआ है। ये जो बॉक्स बनाया ना, ये डैम का चित्र है, और इस डैम का नाम है टिहरी डैम। अरे भारत का सबसे ऊंचा डैम है। वर्तमान में टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे पहले भाखड़ा नंगल को कहते थे, लेकिन अब जब टिहरी बन गया तो उसकी ऊंचाई भाखड़ा नंगल से अधिक हो गया, तो नाम पूछा गया कि सबसे ऊंचा डैम भारत का कौन है, टिहरी डैम। जब डैम की चर्चा चल ही गया है तो एक बात और बता दें, 3 बातें इसमें पूछी जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम, और भारत का सबसे लंबी डैम। तो भारत की सबसे लंबी डैम पूछे तो हीराकुंड डैम, भारत का सबसे बड़ा डैम पूछे तो सरदार सरोवर डैम। अभी हाल ही में मोदी जी ने उसे गुजरात चुनाव से पहले उद्घाटित किया था। भारत का सबसे बड़ा डैम वर्तमान की बात कौन होगा, सरदार सरोवर। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, और भारत की सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम। तीनों बात याद रहेगा। भागीरथी भिलंगना के संगम पर टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन है, टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर जिले में, उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर कौन सा डैम है, हीराकुंड बांध। लंबाई लिखवाया था 4801 किलोमीटर,
4801 मीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। किसका? हीराकुंड डैम का। अब भारत का सबसे बड़ा डैम पूछे तो ये सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम गुजरात के बड़ोदरा के पास है। गुजरात में बड़ोदरा के पास सरदार सरोवर डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है। और लंबी डैम हीराकुंड डैम उड़ीसा के संबलपुर जिले में। और ऊंचा डैम तो क्या बोलेंगे आप? टिहरी डैम। याद रहेगा। अब आइए आगे, देखो भाई यहां आइए, यहां पर उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के मैप को बड़ा कर दिया है। अभी उत्तराखंड में हम लोग हैं, उत्तराखंड से बाहर नहीं गए हैं। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ ग्लेशियर अंग्रेजी में भी सेम होगा, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा। और यहां पर एक दर्रा है, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा। यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा। नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा से ही एक नदी निकलती है। इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। नीति दर्रा में ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। नीति दर्रा के ग्लेशियर से निकलती है कौन? धौली गंगा। ये सब उत्तराखंड में सीन है, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड में ही निकलती है कौन? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलते हैं उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। रटिएगा मत, विष्णु प्रयाग याद नहीं करना है। विष्णु गंगा में मिलती है धौली गंगा, तो कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। रटने वाली बात तो है नहीं। ये जो विष्णु प्रयाग है, इसमें जो विष्णु गंगा नदी है यही मेन नदी है। विष्णु गंगा नदी ही क्या है भैया? मेन नदी है। मेन नदी विष्णु गंगा नदी ही है। धौली गंगा यही खत्म हो जाती है। धौली गंगा जो नदी है ना, विष्णु गंगा में मिलकर वही समाप्त हो जाती है। आगे जो नदी बढ़ेगी कौन सी नदी है? विष्णु गंगा नदी ही आगे बढ़ती है। यानी विष्णु गंगा नदी जो सतोपंथ से निकल रही है वही नदी मेन नदी है। धौली गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, यहीं पर मिलकर सहायक नदी है, यहीं पर खत्म हो जा रही है। और जहां धौली गंगा विष्णु गंगा मिल रहे हैं उसका नाम है विष्णु प्रयाग। जब धौली गंगा विष्णु गंगा में मिल जाती है तब इस विष्णु गंगा का ही नाम पड़ता है अलकनंदा। क्या नाम पड़ता है? अलकनंदा। यानी कि जो नदी विष्णु गंगा है वही नदी क्या है? अलकनंदा भी है। जो नदी विष्णु गंगा नदी है उसी नदी को आगे क्या बोलते हैं? अलकनंदा। यदि हम आपसे पूछें कि अलकनंदा नदी कहां से निकलती है तो विष्णु प्रयाग मत बोलिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर। क्योंकि विष्णु गंगा नदी ही अलकनंदा नदी है। पूछा गया अलकनंदा नाम कहां से पड़ा, तब बोल सकते हैं विष्णु प्रयाग से। लेकिन अलकनंदा नदी जो है उसका उद्गम पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है? सतोपंथ ग्लेशियर। विष्णु गंगा का भी उद्गम पूछे तो क्या बोलेंगे? सतोपंथ ग्लेशियर। क्योंकि विष्णु गंगा नदी ही आगे चल के क्या बन जाती है? अलकनंदा। ये जो आप विष्णु प्रयाग देख रहे हैं उसी के जस्ट बगल में बद्रीनाथ है। विष्णु प्रयाग जो देख रहे हैं उसी के जस्ट बगल में क्या है? बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान विष्णु के लिए। अब बद्रीनाथ के जस्ट बगल में, बद्रीनाथ के जस्ट बगल में एक दर्रा है। इस दर्रा का नाम है माना दर्रा, माना पास, माना दर्रा। नीति दर्रा से निकल रही धौली गंगा, लेकिन विष्णु प्रयाग के जस्ट बगल में जो पास है उस पास का नाम क्या है? माना पास। पढ़ाया था हिमालय, ग्रेटर हिमालय जब पढ़ा रहा था तो आप लोग को बताया था माना, थागला, नीति और लिपुलेख। ये दर्रा कहां है? तिब्बत में है। फिर उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। तो बद्रीनाथ के बगल में जो दर्रा है उसका नाम क्या है? माना दर्रा। और धौली गंगा कहां से निकल रही है? नीति दर्रा के आसपास से। अब सुनिए, अलकनंदा, अलकनंदा में एक नदी मिलती है आकर, नंदका। नंदका नदी मिलती है। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? नंदका। अब नाम नहीं बदलेगा। अभी मत बोलिए सर नंदका मिल जाएगी तब इस नदी का नाम क्या हो जाएगा। अब नाम सब जगह क्या रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा। अब नाम चेंज नहीं होगा। तो यानी अलकनंदा, ये भी कह सकते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग।
आप विष्णुपुरी गंगा और धौली गंगा के संगम को क्या बोल रहे हैं? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग को अलकनंदा भी तो बोल रहे हैं हम। तो अलकनंदा और धौली गंगा भी कहीं कहीं दिया रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे कि विष्णु प्रयाग में कौन नदी मिलती है, अब विष्णु गंगा ऑप्शन में नहीं है, दे रहा अलकनंदा और धौली गंगा, तो आराम से उसको आंसर को आप लगा सकते हैं। जहां नंदका मिलती है अलकनंदा से, उसको बोला जाता है नंद प्रयाग। क्या बोला जाता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ जाए कि नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और नंद का। अरे नंद जी का नाम सुना है आपने? नंद बाबा वहां तपस्या किए थे जाकर के। आप बोले थे कि पुत्र के रूप में भगवान विष्णु हमको प्राप्त हो, पुत्र के रूप में भगवान विष्णु हमको प्राप्त हो, और वही तपस्थली है नंद जी का। इसलिए इस नदी का नाम क्या है? नंद का। जहां मिलते हैं उसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। सबका धार्मिक महत्व है, ये सभी प्रयाग का धार्मिक इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इसमें एक और नदी आके मिलती है, इसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है इसका? पिंडार नदी। इस पिंडार नदी के आसपास एक व्यक्ति था महाभारत में, कर्ण। नाम सुना है आपने? कर्ण। ये कर्ण की तपस्थली थी, कर्ण की तपस्थली। पिंडार नदी के आसपास कर्ण ने तपस्या किया था। तो पिंडार नदी जहां मिलती है अलकनंदा से, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग यानी पिंडार अलकनंदा के संगम को क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। इसी में एक नदी और मिलती है इस तरफ से, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, यहां नारद जी तपस्या किए थे। भगवान शिव के आदेश से नारद मुनि यहां क्या किए थे? तपस्या किए थे मंदाकिनी नदी के आसपास। तो मंदाकिनी जहां अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, ठीक है। और फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है तो इसमें आके भागीरथी मिल जाती है आगे से, जो भागीरथी यहां से आ रही थी। तो जहां भागीरथी मिलती है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद भागीरथी अलकनंदा सब आपस में मिलके एक सिंगल नदी में बदल जाती है, एक सिंगल नदी में बदल जाती है। देव प्रयाग के बाद इन सभी नदी को मिलाकर एक नदी हो जाता है, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। यानी गंगा का नाम देव प्रयाग से पहले तक कहीं नहीं है। गंगा देव प्रयाग से पहले कहीं भी नाम नहीं है। अगर उससे पहले आप गंगा नाम दे रहे हैं तो भूगोल के हिसाब से आप गलत हैं, और धर्म के हिसाब से भी आप गलत हैं। तो भैया अलकनंदा भागीरथी के संगम के बाद पूरी नदी को मिलाकर यानी सब नदी, इन सभी नदियों का पानी गंगा में आ रही है। यानी सभी नदी का महत्व गंगा नदी के बराबर है ना? गंगा की सहायक सारा नहीं होगी, अब यहाँ के बाद जो नदी मिलेगी वही गंगा की सहायक में काउंट होगा। गंगा नदी देव प्रयाग के बाद जो नदी अब गंगा में मिलेगी सिर्फ वही काउंट होगा गंगा के सहायक नदी में। ये सब नदियां कर सकते हैं, अगर ऑप्शन ना मिले तो गंगा मार दीजिए, लेकिन अलकनंदा की सहायक है कौन? नंदका, पिंडार, मंदाकिनी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अब इस मैप को बना लीजिए। हाँ, गोमुख से आके मिल रही है, भागीरथी है ये भागीरथी ही है। किसका? गंगा को उद्गम माना जाएगा, भागीरथी वाला गोमुख। भागीरथी को रियल गंगा मानते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, ये पंच प्रयाग है। कितने प्रयाग हैं? उत्तराखंड के पंच प्रयाग। अब इसको अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन से प्रयाग में कौन नदी मिलती है, एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा अरेंज करने के लिए, इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए। दे देगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो कहेगा इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो अरेंज हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। इस फोटो को बनाने का दो मकसद था, एक तो आपको सब कुछ दिख जाए, और दूसरा मकसद ये था कि इसको आप अरेंजमेंट का सवाल दिया आएगा, हम केवल लिखवा देते तो उससे क्या होता कि आपको याद हो जाता, पर दिखता नहीं कौन किसके नॉर्थ कौन किसके साउथ। इससे आप मैपिंग का सवाल, खासकर कमीशन में ये अरेंजमेंट का सवाल हमेशा पूछते हैं कि पहाड़ों का नाम दे देंगे, नदी का नाम दे देंगे, आप बोलेंगे कि इसको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अरेंज करो, तब एक चित्र आपको काफी मददगार साबित होगा। और यूपीएससी में, सीडीएस में या फिर सिविल सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन आया है, एक तरफ प्रयाग का नाम दे दिया और दूसरी तरफ हेडिंग डाल दिया अलकनंदा में मिलने वाली नदियां।
और दे देगा नीचे में धौली गंगा नंद का कौन मिलेगी तो कौन प्रयाग। अब मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में मैंने ज्यादा देखा है। ठीक है, तो अब यूपीएससी में पूछे या बीपीएससी में पूछे, कहीं भी पूछेगा, अब आपका सवाल छूटेगा नहीं। इस फोटो को जल्दी बना लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, चीजें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं। पूछा, हाँ, अलकनंदा मंदाकिनी मिलने से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग वहां कौन तपस्या किए थे? नारद जी। अब पिंडार वाले पे कौन तपस्या किए थे? कौन? और नंदका में नंद बाबा, ये सब तपस्या की, सबकी तपस्थली रही है। पूरा उत्तराखंड की जो भूमि है वो तपस्थली रही है साधु संत और महात्माओं की। और बिहार की भी धरती कम नहीं है, ये भी तपस्थली ही रही है। यहाँ के एक आदमी तप कर रहा है ना। आज आईएएस के टॉपर भी बिहार से, तो हम तो आप सभी को तपस्वी मानते हैं। और तपस्थली में आप लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? तप ही कर रहे हैं। बिहार ही वो स्टेट है भारतवर्ष में जो संसाधन विहीन होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में अगर देखें तो आईआईएम आईआईटी तो आप देखेंगे टॉप 10 में बिहारी होते ही हैं। तो आप किसी से कम नहीं है। हो सकता है कि बिहार से बाहर के लोग बिहार को थोड़े गलत नजरिए से देख लेते होंगे, कभी होता होगा, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमारा होगा, है ना। अपने आराम से आप कर सकते हैं क्वालिफाई। अगर अपने अंदर भरोसा है तो बिल्कुल आप करेंगे। सबका हो गया होगा। पेज बदल दे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। चलिए अब देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे थोड़ा सा अपने कॉपी में जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा आगे आके लिखिएगा। देवप्रयाग के बाद गंगा को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग को के बाद गंगा का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग के बाद पहुंचते हैं हम लोग ऋषिकेश। कहां पहुंचते हैं हम लोग? ऋषिकेश। ऋषिकेश। उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग हरिद्वार। हरिद्वार। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हरिद्वार के बाद लक्सर। लक्सर के बाद हम लोग पहुंचते हैं बिजनौर। बिजनौर। और बिजनौर के बाद पहुंचते हैं हम लोग कन्नौज। कन्नौज। कन्नौज के बाद पहुंचते हैं हम लोग कानपुर। कानपुर के बाद हम लोग पहुंचते हैं कानपुर के बाद हम लोग पहुंचते हैं इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद, जिसको हम लोग आज प्रयागराज कहते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं बनारस, वाराणसी। वाराणसी। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है, गाजीपुर। चलिए एक पेज में केवल यहां तक आइए, गाजीपुर तक। इसमें कन्नौज के पास एक नदी मिलती है आकर, इसका नाम है रामगंगा। आपने सुना होगा। रामगंगा के किनारे ही बरेली है और रामगंगा के किनारे ही इधर मुरादाबाद है। मुरादाबाद आपने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पीतल के सामान, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, अलीगढ़ ताले। अलीगढ़ का फेमस किस लिए भैया? ताला। और बरेली काजल के लिए, सुरमा जानते होंगे आप, काजल। काजल के लिए बरेली, मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, और प्रतापगढ़ आंवला के लिए। सबसे ज्यादा आंवला कहां होता है? प्रतापगढ़ में। आप जानते हो कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? आंवला। और आंवला सबसे ज्यादा कहां है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। और फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां, और बरेली में काजल, और मुरादाबाद में पीतल का सामान, और मेरठ में खेल का सामान। मेरठ में खेल का सामान। ये सब जनरल जीके में भी पूछ लेता है। भारत में खेल के सामान बढ़िया बल्ला कहां बनता है? बैट जो बनता है खिलाड़ियों के लिए कहां बनता है? मेरठ में। तो जनरली आप लोग इतना जानते रहिएगा। तो बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली, ये दोनों रामगंगा नदी के इस पार और उस पार है। रामगंगा कहां मिलती है? आकर कन्नौज में। कन्नौज में एक फोटो और बना लीजिए। यहां पर ये यमुनोत्री है। ये कौन सा जगह भैया? यमुनोत्री।
और यमुनोत्री में एक जगह है बंदर पूंछ, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बंदर पूंछ, ये हिमनद है। बंदर पूंछ ग्लेशियर है, हिमनद है। बंदर पूंछ हिमनद से एक नदी निकलती थी यमुना, जो इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। यमुना जानते हैं आप, इलाहाबाद में प्रयागराज है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, यमुना, गंगा और सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती पर सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन मान्यता के अनुसार वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। प्रत्येक 12 वर्ष पर वहां कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कहां कहां? एक तो इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, दूसरा हरिद्वार या गंगा नदी के किनारे, तीसरा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में, और चौथा नासिक गोदावरी नदी के किनारे। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, वहां त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। उज्जैन में महाकाल मंदिर है। क्षिप्रा नदी के किनारे और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयाग में, ये 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। कितने साल पर? 12-12 साल पर। ऐसे 6 साल पर अर्ध कुंभ भी लगता है। क्लियर है? तो देखो, इसी के किनारे एक जगह है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इसी के किनारे एक जगह है दिल्ली, इसी के किनारे एक जगह है मथुरा। यमुना नदी किनारे है क्या भैया? मथुरा। उसके बाद आगरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा। तो कुरुक्षेत्र हालांकि एग्जैक्टली किनारे नहीं है, उसके आसपास में है। तो कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा और आगरा, इनका संपर्क किससे है? यमुना नदी से। कुरुक्षेत्र नाम सुना है आपने? कुरुक्षेत्र का ही प्राचीन नाम था थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का ही प्राचीन नाम क्या था? थानेश्वर। आपने सुना होगा, एक राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की पुरानी राजधानी कहां थी? थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज ले गया था। बाद में हर्षवर्धन अपनी राजधानी को कहां ले गया? कन्नौज। कि जो पुराना राजधानी थानेश्वर था, वही आज क्या है? कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का लड़ाई हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में ही कौन है? थानेश्वर है, हरियाणा में, बिल्कुल हरियाणा में है। दिल्ली भी इसी के किनारे है, दिल्ली। मथुरा भी इसी के किनारे है, और आगरा भी इसी किनारे है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1504 में। मथुरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जगह है, आप लोगों को उत्तर प्रदेश पीसीएस देना होगा। मथुरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जगह है जहां तीनों धर्मों का स्थान है, बौद्ध, जैन और हिंदू। यूपी में एकमात्र जगह है मथुरा जहां बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के लोग मिल जाएंगे और तीनों धर्मों के मंदिर मिल जाएगा। तो मथुरा तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है ही, है ना, लेकिन इसके साथ साथ बौद्ध और जैन भी वहां है। तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का निवास स्थान मथुरा है। और मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है ना। मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान मथुरा है। हाँ, ये सब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। आगरा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है। और आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी। यानी पूरे सल्तनत में इल्तुतमिश से लेकर आप चलिएगा कहां तक? सिकंदर लोदी तक। तो राजधानी दिल्ली था, लेकिन पहली बार राजधानी को आगरा किसने लाया था? सिकंदर लोदी ने। बाकी इतिहास में पढ़िएगा आप। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी, तब उसका नाम था भिल्लिका। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? भिल्लिका। उसकी स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने। तो थोड़ा सा इतिहास और भूगोल को मिक्सअप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके जेहन में बातें बैठ जाए। हो गया? तो मथुरा, कुरुक्षेत्र। वैसे कुरुक्षेत्र का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। कुरुक्षेत्र में महाभारत तो हुआ ही था, लेकिन राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात, फाइनल, अंतिम बार जहां मिले, मतलब बिछड़े उसके बाद एक बार और मिले, लेकिन वो अंतिम बार कहां मिले? कुरुक्षेत्र में। वो भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर। वहां एक ब्रह्म सरोवर है, वहां लोग स्नान करते, वहां स्नान करना पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है। वहीं स्नान करने राधा आई थी और कृष्ण भी आए थे। वहां अंतिम मुलाकात हुआ, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर दोनों चले गए, जो अलग अलग हो गए, फिर दोबारा मिले नहीं। तो ये भी एक कहानी है, जो भी धार्मिक कहानी। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा और आगरा। अब आइए नेक्स्ट, एक नदी और है, इधर से निकलती है, जो गाजीपुर और बनारस के बीच में मिलती है।
इसका नाम है गोमती नदी। इसका नाम क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में पहले भी चर्चा किया था। गोमती नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये मैंने बताया था, गोमती नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। बिल्कुल पीलीभीत में एक झील है, फुलहर झील। पीलीभीत में एक झील है, उत्तर प्रदेश में। हाँ, पीलीभीत, तराई तो मैदान नहीं आता है ना, तराई मैदान का ही भाग है। पीलीभीत में एक झील है, फुलहर झील। पीलीभीत में एक जगह है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। उसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील, पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम क्या है? फुलहर झील। फुलहर झील से एक नदी निकलती है, गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ है। लखनऊ है। गोमती नदी के किनारे ही सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश का। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, ये गोमती नदी किनारे है। और उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जौनपुर, ये भी गोमती नदी किनारे है। गोमती नदी के बारे में हम लिखवा देंगे, पहले इसको बनाइए। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। जौनपुर को बोलते हैं पूर्व का सिराज, उत्तर मुगल काल का सिराज या पूर्व का सिराज। दो प्रश्न पूछता है, उत्तर मुगल काल का सिराज तो जौनपुर, पूर्व का सिराज तो जौनपुर। इसे सिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर। कहते हैं शेर शाह सूरी के जो पिता थे हसन खां, वो जमींदार कहाँ के थे? जौनपुर के ही। बाद में उनका बेटा फरीद खां बाद में क्या बन गया? शेर शाह सूरी। यही जौनपुर है जहां के राजा हुआ करता था हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। जौनपुर में कौन सा मस्जिद है फेमस? ऐतिहासिक मस्जिद अटाला मस्जिद। तो सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर, तीनों किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और गोमती गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है जो मैदान से निकलती है, प्लेन से निकलती है, पहाड़ से नहीं निकलती है। और कहाँ मिलती है? बनारस और गाजीपुर के बीच में। न तो बनारस में न गाजीपुर में, दोनों के बीच में मिलती है। अब कुछ पॉइंट हम लोग लिख लें तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए। हाँ, सिराज मतलब होता है एक विद्या अध्ययन का केंद्र। क्लियर है? चलिए भाई लिखिए आप लोग। उत्तराखंड में लिखिए, लाइन लिखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। कुछ जीके इसके बारे में लिख लीजिए। पूछा ये गंगा पहली बार मैदान में कहां से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। कहीं कहीं ऋषिकेश भी मिलेगा आपको, ऋषिकेश से गंगा मैदान में आ जाती है, लेकिन नहीं, ऋषिकेश तो गंगा कहां रहती है? पहाड़ में। सही उत्तर क्या है? हरिद्वार से। देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश करती है। अंग्रेजी में लिख लीजिए, गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार इन उत्तराखंड। गंगा एंटर इन प्लेन फ्रॉम हरिद्वार इन उत्तराखंड। हरिद्वार से गंगा कहां प्रवेश करती है? मैदान में। अगला पॉइंट लिखिए। उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है। 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 पूछा जाए आपसे कि गंगा अंतिम रूप से उत्तराखंड में कहां रहती है? लक्सर में। लिख सकते हैं, लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड इज लक्सर। लक्सर इज लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड। लक्सर जो है गंगा का अंतिम पड़ाव है। उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है। इसके बाद गंगा जी कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। लक्सर के बाद गंगा जी कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा उत्तर प्रदेश में कहां से एंटर करती है? बिजनौर से। कहां से करती है? कहीं कहीं उत्तर मिलेगा सहारनपुर से, कहीं कहीं गंगा का एंट्री पॉइंट मिलेगा सहारनपुर, लेकिन वो सही उत्तर उतना ज्यादा नहीं है। सही उत्तर क्या है? बिजनौर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ज्यादा सही कौन है? बिजनौर। इसीलिए मैं पहले ही बता दिया। तो आपको उत्तर प्रदेश भी देना है। 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश है और आगे हमारा दिसंबर में बीपीएससी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ चीजें होलिस्टिक तरीके से पढ़ा दूं ताकि आपका काम आ जाए। तो देखिए, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है।
गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम बिजनौर। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम बिजनौर। गंगा एंटर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम बिजनौर। आगे आइए, अब देखो एक चीज, जहां से नाम पड़ा है गंगा, जहां से नाम हुआ है गंगा, आप एक बार देख के बताओ गंगा नाम कहां से? देवप्रयाग से। ये कौन सा जगह है? चलिए, तो ये क्या है भैया? देवप्रयाग। ये क्या है? देवप्रयाग। हमने कहा था कि देवप्रयाग के बाद ही गंगा का नाम गंगा पड़ा। तो गंगा में आप देख के बताओ कि कौन सी नदी पहली नदी है जो मिल रही है? इस फोटो में देखकर बताओ। रामगंगा, बिल्कुल क्लियर है। रामगंगा गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। एक बात और समझो, कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है हम लोगों को कि कौन सा नदी का बायां किनारा है और कौन से नदी का दाहिना किनारा है। क्वेश्चन आता है कि गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली इसमें से कौन सी नदी है? गंगा की बात छोड़िए, आप किसी भी नदी में जाइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन बायां और कौन दाहिना, तो आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। नदी का जो डायरेक्शन होगा आप उधर खड़े हो जाइएगा। आपका बायां हाथ बायां किनारा और आपका दाहिना हाथ दाहिना किनारा, यानी रामगंगा और गोमती जो हमें दिखाई दे रही है वो बाएं किनारे से मिल रही है। अगर कोई नदी ऐसे आती तो हम ऐसे खड़े हो जाते, दाहिना किनारा बायां किनारा। कभी भी मैप में कोई नदी में पकड़ना हो कि नदी में कौन बायां किनारा, मैप के अंदर, इंडिया के मैप और वर्ल्ड के मैप के अंदर कि किस नदी का बायां किनारा कौन और दाहिना किनारा कौन, तो मैप के सामने ही नदी के डायरेक्शन में आप खड़े हो जाइए। आपका बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ दाहिना किनारा। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, मैप में भी देख के बता देंगे कौन नदी का बायां किनारा है, कौन नदी का दाहिना किनारा है। क्लियर? नदी जिधर जा रही है मैप में भी उधर आप खड़े हो जाइए मुंह करके, आपका बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ दाहिना किनारा, तो बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ दाहिना किनारा। अगर आपसे पूछा जाए गंगा में मिलने वाली पहली नदी, तब भी आंसर रामगंगा। और गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी, तब भी रामगंगा। बायां दाहिना हटा दे, लेफ्ट राइट हटा दे, ऐसे डायरेक्ट पूछे गंगा में मिलने वाली पहली नदी, तो आंसर क्या होगा? रामगंगा। और गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी, तब भी आंसर रामगंगा। अगर पूछा जाए गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी, तो यमुना। क्लियर है? तो तीनों बात लिख लीजिए। रामगंगा इज फर्स्ट रिवर, रामगंगा इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम लेफ्ट। देखिए, रामगंगा बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली, रामगंगा बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली, रामगंगा बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। वैसे सिंपली भी पहली नदी कौन है? रामगंगा। रामगंगा इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम लेफ्ट। रामगंगा इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम लेफ्ट। रामगंगा गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी है। क्लियर है? यमुना के बारे में लिख लीजिए। यमुना गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी है। यमुना गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी है। यमुना गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी है। यमुना गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी है। यमुना इज फर्स्ट रिवर विच मीट इन गंगा फ्रॉम राइट से मिलने वाली, दाहिने किनारे से मिलने वाली गंगा में पहली नदी कौन है जी? यमुना। याद हो गया? चलिए अब हम लोग पेज को चेंज करते हैं। बाकी ये सब जानते हैं आप। कन्नौज किस लिए फेमस है थोड़ा बता दूं। मुरादाबाद पीतल के लिए, बरेली काजल के लिए, कन्नौज इत्र के लिए। कन्नौज में क्या बनता है? इत्र, सेंट। और कानपुर के बारे में जानते हैं। कानपुर में दलहन, सेंट्रल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लेदर इंडस्ट्री यहाँ पर ज्यादा है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है और कानपुर में क्या भी IIT भी है। और कानपुर में IIT भी है। कानपुर में जो एयर बेस है, एयरफोर्स स्टेशन, उसका नाम चकेरी है। कानपुर एयरफोर्स स्टेशन का नाम क्या है? चकेरी। और कानपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम है पनकी। कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? पनकी एक सर्फ भी आता था हमारे यहाँ पहले, तो पनकी उसका इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसका जो चकेरी है वो एयर बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है। और कानपुर में दलहन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कानपुर में चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। इलाहाबाद की प्रसिद्धि तो आप जानते ही हैं। बाकी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए फेमस है और BHU है वहां पर। और गाजीपुर अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और गाजीपुर लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है वहीं पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है भैया? गाजीपुर में। जी बताइए। चलिए तो लिखिए आप लोग इसके बारे में कुछ लिख लीजिए।
लिखिए देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी इज नोन एज सौरव बिहार। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शोक? प्रश्न ये भी आता है, क्योंकि बाढ़ तो यहां पर सभी नदियों में आता है। बिहार के मार्ग क्यों चेंज करती है? क्यों चेंज करती है मार्ग? ना कुछ भी नहीं ना, इसमें कोई तट नहीं है, इसमें कोई तट नहीं है, इसी वजह से रास्ता ये बदल लेते। कहते बच्चों को अगर उचित बाउंड्री न लगाया जाए तो अपना रास्ता बदल लेता है। उसी प्रकार से नदियों में भी अगर बाउंड्री ना हो तो नदी भी क्या कर लेगी? रास्ता बदल कर तबाही मचाएगी। उधर बच्चा पर भी अगर बाउंड्री ना लगाए तो भी अपने स्तर पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो लिख लीजिए, क्योंकि कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं है। कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं है। लिख लीजिए, कोसी नदी में कोई तटबंध नहीं है, इसलिए कोसी नदी में तटबंध नहीं, इसलिए कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक या बिहार का दुख कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। भागलपुर में क्या है? भागलपुर क्यों बना दिया? यहां पर गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, गंगा नदी में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन है उसका क्या है? प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर। पूछा गया बिहार में कहा है? भागलपुर में। डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, वो कहां पर है? भागलपुर में। इसलिए मैं भागलपुर को लिखा हूं। वैसे भी प्राचीन काल में अंग प्रदेश का भाग हुआ करता था। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर और मुंगेर का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? अंग राज्य। यहां से कर्ण जुड़ा हुआ था, है ना। जब अंतिम में युद्ध हुआ था कर्ण और अर्जुन का, तो कहा कि मैं सुत पुत्र से नहीं लड़ूंगा, तो बोल दिया दुर्योधन कि चलो मैं इसको आज से अंग का राजा बनाता हूं। अब तो क्षत्रिय हो गया ना, अब लड़ाई करो, किसी तरह लड़वाएंगे तुमको। तो दुर्योधन लड़ाने के लिए सब चाल चला था। तो खैर, तो यह भागलपुर में लिख लीजिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित है। आप जानते भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ में भी कौन सा बाघ? रॉयल बंगाल टाइगर। बाघ की कई प्रजातियां हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय पशु जो बाघ है वो कौन सा बाघ है? रॉयल बंगाल टाइगर। उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एनिमल केवल पूछे तो रॉयल बंगाल टाइगर होगा, लेकिन पूछे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो होगा गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा नदी में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन है उसे बोला जाता है राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और गंगा नदी को भी भारत के राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। 2009 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर बनाया गया। और उससे एक साल पहले ही 2008 में डॉल्फिन को, गंगा नदी का डॉल्फिन जो है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ 2 फैक्ट याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा नदी का डॉल्फिन कब बनाया गया? 2008 में। और नेशनल रिवर पूछा जाए, राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो गंगा कब बनाया गया? 2009 में। 2009 से पहले भारत में कोई राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था, भारत में कोई राष्ट्रीय नदी नहीं थी। पहली बार गंगा को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर बनाया गया। क्लियर? जैसे आपको पढ़ते हैं कि टाइगर नेशनल एनिमल कौन है भैया? तो रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर मत बोलिएगा आप, अब क्या बोलिएगा? रॉयल बंगाल टाइगर। ये कब से? 1972 से। 1972 तक भारत के राष्ट्रीय पशु हुआ करता था लायन। भारत के राष्ट्रीय पशु आजादी से लेकर 1972 तक कौन था? लायन, शेर था। लेकिन 1972 में बाघों की संख्या, खासकर रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या को घटते हुए देखकर क्या किया गया? लायन को राष्ट्रीय पशु के दर्जा से हटा दिया गया और किसे बना दिया गया? रॉयल बंगाल टाइगर को। क्लियर है? और रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा कहां रहता है? सुंदरबन में, सुंदरबन में। और ऐसे रॉयल बंगाल टाइगर पूरे विश्व में 4 ही जगह रहता है, एक भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान। रॉयल बंगाल टाइगर का मेन निवास स्थान 4 ही देश है। 4 कंट्री में रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। कौन कौन? इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। यही 4 देश में बाघ पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का गौरव है। खैर, बना लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पेज पर लगाते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए, साहेबगंज। साहेबगंज लिख लीजिए। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा गुजरती है। झारखंड से गंगा जा नहीं रही थी, बहुत रिक्वेस्ट किया झारखंड कि मेरे यहां से भी थोड़ा चले जाइए, तो बोले टाइम नहीं है, बाउंड्री से निकल जाऊंगी। तो गंगा नदी साहेबगंज में भी जाती है, झारखंड में जाती है, पर झारखंड के बाउंड्री से निकलती है, अंदर नहीं जाती। यानी पूछा जाए झारखंड के कितने जिलों से बहती है गंगा? एक जिला, कौन? साहेबगंज। ये साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है। साहेबगंज इज ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड
एट विच गंगा क्रॉस, गंगा जो है पास करती है कहां से, साहेबगंज से। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा गुजरती है। बाकी पाटलिपुत्र का इतिहास तो आप सभी जानते हैं, पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में। चलिए अब हम लोग फरक्का से आगे आते हैं। फरक्का आपके पास जगह है तो उस पेज में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरक्का से आगे बताया हूं कि गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है। फरक्का से आगे आने के बाद गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में। बोला था आप लोगों से भी कि दक्षिण वाली शाखा का नाम है हुगली। दक्षिण वाली शाखा का नाम क्या है, हुगली। इसी हुगली के किनारे कोलकाता है। इसी हुगली के किनारे क्या है भैया, कोलकाता। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ किस नदी पर है, हुगली पर। हुगली गंगा का ही शाखा है। गंगा के दक्षिणी शाखा का नाम क्या है, हुगली। और हुगली नदी नीचे आकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसमें एक नदी आती के मिलती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर हुगली की सहायक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहां मिलती है आकर के, गंगा में। गंगा मतलब हुगली में। पूछा जाए कि छोटा नागपुर के प्लेटू से निकलने वाली दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक, ये निकलती है दामोदर झारखंड से, निकलती झारखंड से पर जाती है बंगाल में। बंगाल में ही जाकर कहां मिल जाती है, हुगली में। और हुगली नदी कहां गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है। पर अब ये शोक नहीं है। क्यों ये शोक नहीं है, क्योंकि इस पर डैम बना करके वहां के बाढ़ को क्या कर लिया गया, कंट्रोल। वहां पर मल्टीपर्पज डैम बनाए गए 8। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी पर कितने डैम बनाए गए हैं, 8। उनमें से 5 बड़ी महत्वपूर्ण डैम है। उसका नाम आप लिख सकते हैं, पंचेत डैम, मैथम डैम, बराकर डैम, कोनार डैम, तत्काल इतना लिखिए, पंचेत, मैथम, बराकर और कोनार। ठीक है, डैम बना करके दामोदर नदी को जो बाढ़ आता था उसको क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। तो दामोदर नदी अब बंगाल का शोक नहीं है। लेकिन एक बार नाम पड़ गया, ठप्पा लग गया, तो लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर। और इन डैम से सिर्फ बाढ़ कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, बल्कि सिंचाई का काम भी लिया जाता है। इस डैम से बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण सब किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब एक डैम से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से उसे जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के जो मल्टीपर्पज डैम है वे आधुनिक भारत के मंदिर है। पूछा जाए कि किसने मल्टीपर्पज डैम को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अरे मंदिर हम क्यों जाते हैं, सुख शांति प्राप्त करने, तो घर में रोशनी ला दिया ये डैम, घर सिंचाई हुआ तो अनाज आ गया घर में, और बाढ़ नियंत्रण हो गया तो बाढ़ के खतरा से मुक्ति मिल गई। भगवान के पास क्यों जाते हैं, डर से मुक्ति के लिए और खुशियां प्राप्त करने के लिए। तो डैम के पास जा रहे हैं तो घर में अनाज भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, और बाढ़ नियंत्रण भी हो रहा है। इसलिए क्यों नहीं इसको कहा जाए मंदिर आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत का मंदिर को पूछा जाता किसने कहा था डैम को, तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। तो ये सारे डैम्स बनाकर दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर है। ऊपरी शाखा का नाम है भागीरथी। ऊपरी शाखा का नाम क्या है, भागीरथी। मैंने कहा था कि गंगा नदी को उत्तराखंड में भी भागीरथी कहते हैं, और बंगाल में भी। कभी ऑप्शन में उत्तराखंड गायब कर दे कि भागीरथी गंगा को कहां कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बंगाल में। क्लियर है। बंगाल के बाद ये नदी आ जाती है बांग्लादेश में। कहा आ जाती है भागीरथी, बांग्लादेश में। ये जो भागीरथी उत्तरी शाखा जो गंगा का है, ये कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आने के बाद भागीरथी का ही नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा। आपने सुना हो गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा ही, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, पद्मा। और आगे आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है। कल देखा होगा आपने, कल मैंने ब्रह्मपुत्र आपको पढ़ाया था। कल मैंने आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाया था तो बताया था कि गंगा नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कुछ दूरी तक ब्रह्मपुत्र कहते हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कुछ दूरी तक ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, कुछ दूरी तक उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र में जहां तिस्ता आके मिल जाती है उसका नाम पड़ जाता है जमुना। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में कुछ दूरी तक हम ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। यानी असम और बांग्लादेश दोनों में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन बांग्लादेश में भी उसको ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, लेकिन जहां से तिस्ता मिलती है ब्रह्मपुत्र में, वहां से ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र कहां मिल जाती है? गंगा में आकर। जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं। और बांग्लादेश में ग्वाल्डो के पास, याद होगा कल बताया था मैंने आपको, ग्वाल्डो, बांग्लादेश में एक जगह है ग्वाल्डो, ग्वाल्डो के पास ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है आकर। गंगा मतलब पद्मा से आकर मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की या फिर पद्मा की भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्र किसकी ट्रिब्यूटरी है? पद्मा की, यानी गंगा की। और कहां मिलती है? आकर ग्वाल्डो के पास। इसके बाद आइए, इसके बाद इधर से एक नदी आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। और मेघना के मिलने के बाद, या कहीं देखेंगे ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद गंगा का नाम पड़ जाता है क्या? मेघना। ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद गंगा का नाम क्या पड़ जाता है? यानी ब्रह्मपुत्र के मिलने तक ही इसका नाम पद्मा है। समझा रहे बात ना? ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। वैसे मेघना नाम की एक नदी भी आकर इसमें मिलती है। क्लियर है? और फिर अंत में आकर के ये गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसको आप बना लीजिए। जी बताइए। हाँ, वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। नहीं, बराक में उसको, बराक को मेघना अलग नदी है। हाँ, बराक अलग नदी है। बराक को ही मेघना नहीं कहते, क्योंकि मेघना तो गंगा में मिल रही है। अब बराक कहां मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है बराक। हुगली के नीचे ही बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। हो गया। 8 डैम है टोटल, इंपॉर्टेंट 4 लिखवा दिया। मैथम पूछते हैं हमेशा, मैथम और दबाकर हमेशा पूछ लेते हैं। और बता दूं कि जो डैम बना है ना यहाँ पर, दामोदर नदी पे जो डैम बना है उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इन पांचों जो 8 डैम बना है दामोदर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी पर बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए, ये जो 8 डैम बना है, इन डैम्स को कंट्रोल करने के लिए एक निगम बनाया गया है जिसका नाम है दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। डीवीसी का मतलब होता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। सुन लो मेरी बात थोड़ा ध्यान से, तब नोट करना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया था और ये भारत का पहला पीएसयू था। पीएसयू, आजकल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों का ध्यान जाता है सबसे पहले पीएसयू पर, कि बहुत खर्चा करके इंजीनियरिंग किए होते हैं, तो सबसे पहले बाबूजी का खर्चा निकालना है तो पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं। 2-3 साल रगड़ के नौकरी करते हैं तो पता चलता है प्राइवेट नौकरी का फर्क, और तब फिर यूपीएससी की तैयारी में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो भारत का पहला पीएसयू पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? डीवीसी। भारत में स्थापित होने वाला, उसके बाद ही सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी से बाद में बना। सबसे पहला भारत का पीएसयू कौन था? डीवीसी, याद रखिएगा। और डीवीसी की स्थापना भारत में, अमेरिका में एक नदी बहती है टेनेसी नदी, अमेरिका में एक नदी बहती है टेनेसी नदी, टेनेसी नदी में भी एक किसी तरह का डैम बनाकर कॉर्पोरेशन बनाया गया। ध्यान से सुनिए, हाँ भाई, बाद में उतार लीजिएगा। टेनेसी नदी अमेरिका में बहती है, उस पर भी अमेरिका में डैम बना हुआ है बिजली उत्पादन के लिए। वहां पर टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन है, टीबीसी। उसी के तर्ज पर नेहरू जी ने क्या बनाया? डीवीसी। क्वेश्चन आता है कि डीवीसी की स्थापना किसके तर्ज पर की गई? तो टीबीसी के तर्ज पर। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समझ में आ गया आप लोग क्या होता है? इंजीनियरिंग वाला कहानी इसलिए सुना दिया ताकि एक एक बच्चा पीएसयू का मतलब समझ जाए। वैसे पीएसयू का इकोनॉमिक्स में आप मतलब बताएंगे भाई, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसा कोई उपक्रम जो सरकार के अंडर में आता है, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर है? तो पीएसयू सार्वजनिक, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम,
हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। भारत का पहला कौन था, डीवीसी। कब स्थापित हुआ, 1948 में। किसके तर्ज पर बना, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। टेनेसी नदी कहां बहती है, अमेरिका में। क्लियर है। अब आइए, अब देखिए, हुगली को लेते हुए और ये पूरा ब्रह्मपुत्र को लेते हुए एक ट्रायंगल बना लीजिए। कोई नहीं, उसी में आप एक ट्रायंगल बनाइए, हुगली से लेकर जाइए और ब्रह्मपुत्र को मिलाते हुए ये पूरे क्षेत्र में एक ट्रायंगल बनाइए। आप जानते हैं कि नदियां जहां गिरती हैं, नदियां जहां गिरती हैं वहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का जमाव करती हैं, गाद का जमाव करती हैं, सिल्ट का जमाव करती हैं, और उनके जमाव से ट्रायंगुलर एक आकृति बनता है, भू आकृति बनता है, लैंडस्केप बनता है। उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा, ट्रायंगुलर लैंडस्केप को क्या कहा जाता है, डेल्टा। ऐसे बता दूं, डेल्टा शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस, अरस्तु नहीं। डेल्टा शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस, वही इतिहास के पिता। इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। नील नदी के डेल्टा को उन्होंने देखा था। उन्होंने पहली बार किसको देखा, नील नदी के डेल्टा को। उन्होंने कहा ये तो मेरे यहाँ का डेल्टा है, कैपिटल डेल्टा, इसको बोलते हैं स्मॉल डेल्टा। तो बोलते मेरे यहाँ डेल्टा जो लेटर होता है वैसा दिख रहा है। नील नदी के डेल्टा को देख कर उन्होंने क्या नाम दिया, डेल्टा। तब से जहां भी नदियां गिरती हैं और ट्रायंगुलर मिट्टी का जमाव करती है उसे क्या बोल दिया जाता है, डेल्टा कह दिया जाता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बन रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को मिलाकर जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बन रहा है उसका नाम है डेल्टा ऑफ सुंदरबन। डेल्टा ऑफ सुंदरबन, डेल्टा ऑफ सुंदरबन, यानी सुंदरबन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। अगर चाहो तो स्लैश देके लिख दो, इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। वहां पर जो पेड़ पाया जाता है उसमें से अधिकांश पेड़ सुंदरी का है। तो सुंदरी वृक्ष के कारण ही पूरे डेल्टा का नाम क्या पड़ गया, सुंदरबन का डेल्टा। अरे किस प्रकार के पेड़ आते हैं भैया, किस प्रकार के वन में आते हैं, जिनको बोलते हैं तटीय वन, कोस्टल फॉरेस्ट, या इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तटी सदाबहार वन तो अलग होता है, यहाँ तो सदाबहार होता है ये, लेकिन सदाबहार एक और भी होता है जहां पर अधिक बारिश हो, बहुत गर्मी पड़े, वहां भी सदाबहार वन मिलते हैं। इसकी मुख्य विशेषता सुन लो, तटों के किनारे जो वन मिलेगा उसे तटीय वन या मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जानते हैं। इन वनस्पति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता कि इनकी जड़ें काफी अंदर तक होती हैं, और ये इनकी टहनियां मुलायम तो होती है लेकिन टूटती नहीं है, चिम्मर टाइप का होता है, यानी जल्दी टहनी इनका टूटेगा नहीं। आप देखोगे फर्नीचर वगैरह बनाने में जो आप देखते हैं लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो कहां से लाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही लाया जाता है, क्योंकि इनको मोड़ना आसान होता है। लकड़ी का जो फर्नीचर आप देखे होंगे बना हुआ, कुर्सी टेबल उस तरह से लगता है बना हुआ, वो सब कहां से लाया गया, बेत की लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है, बेत। दादाजी की जो छड़ी होती थी किसकी होती थी पहले, बेत की छड़ी। तो बेत जो पाया जाता है ना वो भी किस वन में पाया जाता है, मैंग्रोव वन में। सुंदरी, वेत, ये सब किस वन में पाया जाता है, मैंग्रोव वन में। इनकी विशेषता, इनकी जड़ें काफी अंदर तक होती हैं, ये काफी लचीला होती हैं और टूटती नहीं है। इसीलिए पर्यावरण वैज्ञानिकों ने सलाह दिया है कि अगर समुद्र के किनारे सभी राज्यों में 5 किलोमीटर की मोटाई में अगर मैंग्रोव लगा दिया जाए तो सुनामी के से काफी हद तक बचाव हो सकता है, क्योंकि सुनामी जब आएगा तो इन जंगलों से टकराएगा तो जंगल को पार करते करते उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी, पानी पहले ही खत्म हो जाएगी, अंततः हमारा जीवन बच जाएगा। पर हम लोग तो मानव है ना, खासकर भारतीय मानव, हम लोग तो जो रूल है, जो नियम है उसको भी तोड़ देते हैं। ये तो सलाह है, इसको तोड़ना तो आम बात हमारे लिए है। तो कहां बनाएंगे हम अपना होटल, तो बीच पर बनाएंगे। होटल कहां बनाएंगे, बीच पर, क्योंकि सनसेट और सनराइज जो कमरा से देखना है, कमरा से सनसेट सनराइज देखना है, तो सुनामी आ गया तो पहले कौन जाएगा, सनसेट सनराइज वाला पहले जाएगा। क्यों भाई, अब कुछ लोगों को शौक है जी, भारत में तो अजीब अजीब शौक है, भीगे कपड़ों में कमरे में चल जाएंगे, है नहीं, कौन सा शौक है भैया, है ना। तो एक से एक शौक है। गरीब बेचारा भीगा कपड़ा में कैसे रहता है, गरीबी के कारण, लेकिन अमीर भीगे कपड़े में रहने का उनको शौक है ना। जो गरीबों का मजबूरी है वो अमीरों का क्या बन जाता है, शौक बन जाता है। चलिए जाने दीजिए, एक से एक शौक लोगों का है। तो सुंदरबन का डेल्टा लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है
सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन, डेल्टा ऑफ सुंदरबन इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। डेल्टा ऑफ सुंदरबन इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। डेल्टा ऑफ सुंदरबन इज लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। अब पूछा गया सुंदरी, बेत, मैंग्रोव, ये सब किस प्रकार के जंगल के पेड़ है? तो मैंग्रोव जंगल, मैंग्रोव फॉरेस्ट किसका हिस्सा है सर? मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? तो बेत, सुंदरी और मैंग्रोव भी वृक्ष का नाम है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी जड़ें लंबी होती है, जल्दी उखड़ती नहीं है। यही वजह है कि सुनामी से बचाने के लिए वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं कि जो भारत है इसके चारों तरफ 5 किलोमीटर की मोटाई में, ये मोटाई 5 किलोमीटर है, क्या लगा दिया जाए? मैंग्रोव लगा दिया जाए, ताकि सुनामी अगर आए भी तो ये पेड़ इनको रोक दे। ऐसे भी कहा गया है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, आप पढ़िएगा यूपीएससी में, अगर मेंस दीजिएगा तो वहां डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक लगा हुआ है 3rd पेपर में। इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट किसमें? 3rd पेपर में है। 4 पेपर जीएस का होता है यूपीएससी में, ये यूपीपीसीएस में मेंस देंगे तो वहां भी 4 पेपर है। तो ये 3rd पेपर है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, साइंस टेक वगैरह और ये आ जाता है आपदा प्रबंधन। उसमें एक लाइन है आपदा प्रबंधन में कि प्राकृतिक आपदाएं जितनी खतरनाक नहीं होती, उससे ज्यादा खतरनाक मानव निर्मित अधिवास होते हैं। आप कभी आपदा प्रबंधन पर नोट्स लिखें, ये लाइन को अगर जोड़ दें तो आपका मार्क्स इनहांस कर जाएगा। या निबंध आप लिख रहे हैं आपदा प्रबंधन पर, तो ये लाइन जोड़ दें कि जितनी खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती, उससे ज्यादा खतरनाक मानव का बना हुआ अधिवास होता है ना? तो ये बात जोड़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा में तो आपका मार्क्स बढ़ सकता है। खैर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। सुंदरबन के डेल्टा में कौन रहता है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु कब से है? 1972 के बाद से। 1972 के बाद से भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। और भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव लिख लिए थे सर, डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन, यूरोप का डॉल्फिन नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन। और राष्ट्रीय नदी गंगा को कब बनाया गया? 2009 में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया? 8 में। क्लियर हो गया? तो बस ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र क्यों बोलते हैं, सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कई सारी नदियां आके मिलती हैं। सिंधु में मिलने वाली कई सारी नदियां हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्र। गंगा नदी तंत्र क्यों बोले? क्योंकि गंगा अकेले हम लोग नहीं पढ़े हैं, कई नदियों के साथ पढ़े हैं। ये सिंधु नदी को भी अकेले नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कई नदियों के साथ पढ़ेंगे। अभी बनाइएगा मत, एक छोटा सा भारत का मैप बना के मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो यहां पर आपने देखा होगा मानसरोवर झील और आकसताल झील। आपने यहां देखा होगा एक दर्रा जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ऊपर जाएंगे तो एक दर्रा मिलेगा बड़ा लाचला दर्रा, ये पढ़ाया था मैंने जब ग्रेटर हिमालय बनाया था। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास में ही है। चलिए एक सेकेंड देखिए, हेडिंग डाल दी आप लोग इसको। चलिए देखिए, मैप से थोड़ा बाहर निकाल दिए ताकि आप थोड़ा सा मैप में संकीर्ण हो जाता है कि बहुत सारी नदियां हमको बताना है। ये कौन सा झील है बताया था आपको, याद होगा? मानसरोवर झील। अभी बनाइएगा मत, केवल देखते रहिए। मानसरोवर झील, इसका नाम क्या है? राकसताल झील। यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र, कल ही पढ़ाया है। यहां से कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कल मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सापो या सांगपो बोलते हैं या यारलुंग जांगबो बोलते हैं। सांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी। तिब्बत के लोग ब्रह्मपुत्र को पवित्र मानते हैं, इसलिए तिब्बती भाषा में पवित्र नदी को सांगपो कहा जाता है। जैसे पवित्र नदी को अंग्रेजी में हॉली रिवर बोलते हैं, वैसे ही पवित्र नदी को तिब्बती भाषा में सांगपो कहते हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो कहते हैं। वो कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के बताया था चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर के चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से, कल मैंने इसको बता दिया, इसलिए दोबारा लिख नहीं रहे। राकसताल से एक नदी निकलती है, कल भी निकाला था,
उसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है भाई? सतलज नदी। और सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है किस दर्रा से? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा हम लोग मैप से पढ़ चुके हैं पहले ही। सिपकिला दर्रा हिमाचल में, सिपकिला पास, वहीं से ये इंडिया में प्रवेश करती। पूछा जाए सतलज निकलती कहां से? तो राजस्थान से। और इंडिया में प्रवेश कहां से करती है? तो सिपकिला दर्रा से। कहां प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? इसी के जस्ट ऊपर, सिपकिला दर्रा के जस्ट ऊपर एक कुंड है, कुल्लू पहाड़ी में। इसके ऊपर आओगे तो कौन सी पहाड़ी है? कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी में एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है इसका? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास को ऐसे लिखते हैं, ब्यास कुंड से कौन नदी निकलती है? ब्यास नदी। उसी के जस्ट ऊपर एक दर्रा है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है, इसका नाम है रावी नदी। आपको मैंने इसको भी लिखवा दिया पहले ही। रोहतांग दर्रा में पढ़ा रहा था तो बताया था दो बात। एक बताया था कि रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, और दूसरा बताया था कि उसी दर्रा से होते एक टनल बनाया गया है जिसका नाम है अटल टनल। लिखवाया था हाल ही में मोदी जी ने एक नए टनल, पहाड़ में एक सुरंग का उद्घाटन किया है जिसका नाम है अटल टनल, और रोहतांग दर्रा से ही कनेक्टेड है। जैसे मैंने कहा था जवाहर सुरंग से 2 टनल कनेक्टेड है, जवाहर सुरंग से 2 टनल कनेक्टेड है। एक टनल पुराना है जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहर, सॉरी ना, मैंने बताया था बनिहाल दर्रा से, सॉरी बनिहाल दर्रा से 2 टनल कनेक्टेड है। एक कौन? जवाहर सुरंग, और दूसरा चेनानी नासरी सुरंग। अभी हाल ही में एक सुरंग बनाया चेनानी नासरी सुरंग, जो भारत का और एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। तो चेनानी नासरी सुरंग, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और जवाहर सुरंग किससे कनेक्टेड है? बनिहाल दर्रा से। उसी प्रकार से रोहतांग दर्रा से कौन कनेक्टेड है? अटल सुरंग, है ना। यहां से कौन नदी निकलती है? रावी नदी। ये बात पहले हम लिखवा चुके हैं, अगर कॉपी पलटिएगा तो सारी बातें मिल जाएंगी। तो रोहतांग दर्रा से कौन निकलती है? रावी नदी। और रोहतांग दर्रा है कहां? वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कौन जिले में है? कांगड़ा जिले। यहां लिख दीजिए कांगड़ा तो ज्यादा ठीक रहेगा, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है रोहतांग दर्रा। वहां से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। अब सुनिए, इसी के ऊपर एक और दर्रा है, इसी के जस्ट ऊपर में एक और दर्रा है। उस दर्रा के अंदर, मैं पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, 2 झील है। एक का नाम है चंद्रा झील और एक का नाम है भागा झील। चंद्रा और भागा ये 2 झील हैं जो दर्रा के अंदर ही हैं, जो दर्रा के अंदर हैं। इस दर्रा का नाम है बड़ा लाचला दर्रा। इस दर्रा का नाम क्या है? बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा के अंदर में कौन सा झील है? चंद्रा झील और भागा झील। चंद्रा झील और भागा झील से एक नदी निकलती है। चंद्रा झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है चंद्रा नदी। चंद्रा झील से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? चंद्रा नदी। भागा झील से जो निकलती है उसका नाम है भागा नदी। चंद्रा और भागा दोनों के मिलने से एक सिंगल नदी बन जाती है। इस नदी का नाम है चिनाव नदी। इस नदी का नाम क्या है? चिनाव नदी। और चिनाव नदी चंद्रा भागा से निकलती है और आगे कहां मिल जाती है? पाकिस्तान में, सतलज में। पाकिस्तान में कहां मिलती है? चिनाव नदी निकलती है इंडिया से है, पर मिलती है सतलज में आके कहां से? पाकिस्तान में आके मिलती है। और ये रावी नदी है, फिर आगे कहां मिल जाती है? चिनाव में। रावी सतलज में नहीं मिलती, चिनाव में मिलती है। फिर चिनाव इसको लेकर कहां आती है? सतलज में। अब आइए, इसी के जस्ट ऊपर कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश से यहीं तक था। दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। याद होगा बूजो सिब्बा, सिपकिला, बड़ा लाचला, याद होगा आप लोगों को। तो दोनों दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। इसके ऊपर एक झील है, इस झील का नाम है बेड़ी नाग झील। बेड़ी नाग, आप जानते हैं कश्मीर में जितने भी जगह पर नाग लगा है समझिए वहां झील है। बेड़ी नाग, अनंत नाग, शेष नाग, ये सब जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, है ना। लोग ट्रिक याद करते थे, सभी नाग डल बुल, सभी नाग डल बुल कहां है? कश्मीर में। सभी नाग मतलब नाग वाला सब, और डल बुल डल बुलर। सभी नाग डल बुल कहां है जी? जम्मू कश्मीर में। डल और बुलर और सभी नाग। वैसे बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरे सबसे बड़ी झील चिल्का है। वैसे पूछा जाए मीठा खा रहा है आगे तो सबसे बड़ी झील चिल्का। वैसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो बुलर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का, और नमक की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो सांभर। क्लियर है?
चलिए, तो भैया चिनाव नदी चंद्रभागा के मिलने से बनती है नदी कौन? चिनाव। और बेरीनाग से निकलती है कौन नदी? झेलम। बेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। झेलम नदी के किनारे ही कौन सा शहर है भैया? श्रीनगर। और झेलम में एक नदी और मिल जाती है अगर, जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा। किशन गंगा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है कौन? किशन गंगा। अब आप ये सर इतना नदी बना दिए, अब ये सिंधु का आता पता नहीं है, जिस है ना, सबके मिलने के बाद नहीं बनेगा ना। ये मानसरोवर झील जो है ना, इसको थोड़ा सा अभी तत्काल यहां मत लिखिए, इसको इधर लिख दीजिए, मान सरोवर, यहां लिख दीजिए, जगह बच जाएगा। इसी के बगल में एक जगह है सिंगी खंबाब, लिख लीजिए, सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब एक ग्लेशियर है, उत्तराखजरी तिब्बत में ही मानसरोवर झील के पास एक जगह है, एक ग्लेशियर भी है, इसका नाम है सिंगी खंबाब हिमनद। सिंगी खंबाब ग्लेशियर, सिंगी खंबाब ग्लेशियर, यहीं से निकलती है सिंधु नदी। और निकल थोड़ा सा यहां पर एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ले आइए। सिंधु नदी यहीं से निकलती है, सिंगी खंबाब से सीधा निकलती है, सिंगी खंबाब से, और आगे आकर के एक सेकेंड, कोई बात नहीं, बना लीजिएगा, फोटो इसका ले लीजिएगा। और ये कराची के पास आकर सिंधु नदी जो है, ये कौन सी नदी आ रही है? ये कौन सी नदी आ रही है? ये सिंधु नदी है। पूछा जाए सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंगी खंबाब से। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत में, यानी कि मानसरोवर, राकसताल और सिंगी खंबाब तीनों तिब्बत में है, और तीनों लगभग आसपास में ही है। ये प्रश्न कई बार आया है कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं जो निकलती है एक ही जगह से, तो क्या आंसर देंगे? सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और कल आपको समझाया था कि सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, कल बताया था ना। क्या बताया था? ऐसी नदियां जो पर्वतों के बनने से पहले की हो उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। जब बताया था गॉर्ज कैसे बनता है, गॉर्ज निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उसका मैंने दो कारण बताया था। गॉर्ज के बनने का दो कारण कल समझाया था। पहला कारण बताया था सिंटैक्सियल फोल्ड, अक्ष संघीय मोड़, और दूसरा बताया था पूर्ववर्ती नदी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों को हिमालय के सेंस में क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियां जो पर्वतों को काट कर बहे या पर्वतों के बनने से पहले की हो, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और ऐसी नदियां जो पर्वतों के ढाल के अकॉर्डिंग बहे, यानी पर्वत के बनने के बाद बनी हो, उसे बोलते हैं अनुवर्ती नदी। बताया था। तो चलिए इसको बना लीजिए। और ये गिरती है कराची के पास अरब सागर में। कहां गिरती है? कराची के पास अरब सागर में। कराची के पास कहां गिरती है? अरब सागर में। इधर से भी कुछ नदियां मिलती है, इधर से भी कुछ नदियां मिलती है। इसका नाम है काबुल नदी। काबुल नदी, इसका नाम है जोस्कर नदी, सॉरी काबुल नदी। इसके बाद गिलगित नदी, गिलगित नदी। इसके बाद जोस्कर नदी। इसके बाद सिगार नदी, यानी कि सिंधु नदी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है? काबुल, गिलगित, जोस्कर और सिगार। गिलगित क्षेत्र का भी नाम है और जोस्कर एक पर्वत का भी नाम है, मैंने बताया था आपको। ट्रांस रेंज में मैंने बताया था कि जोस्कर कहां है? हिमालय से लगा हुआ है, पर किसमें आता है वो? ट्रांस में, मैंने बताया था आपको। और इधर से एक नदी मिलती है आकर, इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। और श्योक नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन है? नुब्रा। इसको बनाइए, हाँ बनाइए, स्टार्ट कीजिए। सतलज, ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु। सतलज और सिंधु मिल जाता है। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट यहीं से करिए, इस कॉर्नर से कीजिए। समझा देते हैं, हाँ समझा देते हैं पूरा। देखिए मानसरोवर, राकसताल झील यहां आसपास में है। मानसरोवर से निकलते ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। राकसताल से निकलते सतलज, ये भारत में एंटर करते हैं कहां से? सिपकिला दर्रा से।
और उसके बाद आगे आती है सिपकीला दर्रा के जस्ट ऊपर में ब्यास कुंड है, कुल्लू पहाड़ी में, वहां से ब्यास नदी निकलती है और ये कहां मिलती है? सतलज में। रावी नदी रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकलती है और ये मिलती है कहां? चिनाब में। चिनाब नदी निकलती है बालासला दर्रा के अंदर, दो झील है चंद्राभागा, वहां से दो नदी निकलती है, चंद्राभागा नदी, और नदी आकर मिलती है कहां? चिनाब नदी है। नदी कौन सी है? चिनाब। और फिर झेलम निकलती है बेरीनाग से, वो भी चिनाब में आके मिल जाए, उसी के किनारे श्रीनगर है। फिर किशन गंगा नदी मिलती है झेलम में। हो गया क्लियर? अब तो हो गया होगा, बनाइए। कहा? जो गिलगित नदी, रुक जाओ साफ लिख देता। देखो इस तरह के फोटो बनाने का क्या मतलब है, इस तरह का चित्र बनाने का क्या उद्देश्य है? अरेंज करना। अगर नदी पूछ ले कि नदियों को उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए, तब आसानी से अरेंज कर देंगे। अगर सतलज से चलेंगे तो सबसे साउथ में कौन? सतलज। अगर आप लुधियाना पंजाब से आगे बढ़ते हैं जम्मू की ओर, सुनो, जम्मू कश्मीर अगर पंजाब से जाते हैं तो सबसे पहले कौन नदी मिलेगा? सतलज। उसके बाद आपका ट्रेन जिस नदी को क्रॉस करेगी उसका नाम है ब्यास। फिर उसके जस्ट बाद जो क्रॉस करेगी ट्रेन, वो कौन सी नदी होगी? रावी। फिर क्रॉस करेगी ट्रेन किसको? चिनाव को। अब श्रीनगर के पास किसको क्रॉस करेगी? झेलम को। यानी कि लगातार अब चलते जाइए और बिना, जैसे पंजाब में लुधियाना से आगे बढ़े, पहला नदी क्रॉस किया, बिना देखे बता दीजिए सतलज क्रॉस किया होगा, फिर क्रॉस करे, अब ब्यास आ गया होगा, अब रावी। आसान होगा कि नहीं? अब आराम से इसको देख सकते हैं आप, अरेंज कर सकते हैं आप। चलिए चमक रहा है बोर्ड। जी बताइए। हाँ, राकस्थान से जो निकल रही ना है, ये पूरा सतलज है, यहां तक ये सब सतलज है। हाँ, सिंगी खंबा जगह भी है, ग्लेशियर भी है। किशन गंगा नदी है जो झेलम में आके मिल रही है। किशन गंगा नदी पर जो डैम बन रहा था, किशन गंगा डैम, पाकिस्तान उसके लिए ऑब्जेक्ट किया था। यूपीएससी में नदियों को अरेंज करने दे देता है कि नदियों को अरेंज कीजिए दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो अब तो मुझे लगता है कि अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। जी बताइए। सिंगी खंगाब के ऊपर ये सिंगी खंबा, ये मानसरोवर है। अरे इस झील का नाम रुको, ये झील जो है ना, ये वाला, इसका नाम है मानसरोवर। हाँ, श्योक में मिलती है। नुब्रा श्योक की सहायक नदी है और नुब्रा भारत की सबसे छोटी नदी भी है। हाँ, अब लद्दाख से ही मुड़ जाती, सीधे पाकिस्तान चली जाती है। बिल्कुल। क्या? लेह जिला दाहिने है, मतलब नीचे है। मतलब इधर से जाएंगे आप तो नहीं, इधर से जाएंगे तो दाहिने हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, बाएं बाएं बाएं। लेह सिंधु नदी के बाएं। जो भी सुन लो, मैं बता दे रहा हूं, सिंधु नदी के साउथ में जितने भी हैं, जो अभी दिख रहा है सामने से, वो सब बाएं पड़ जाएगा। क्योंकि आप इसको क्या, वो नदी के बाएं दाहिने पहचानने का नियम अभी बताया था आपको। हाँ, अब पीओके में जो भी पार्ट मिलेगा वो सब सिंधु नदी के क्या होगा? दाहिने होगा। पीओके में जो मिलेगा पार्ट वो सब सिंधु नदी क्या होगा? दाहिने होगा। हाँ, बेरीनाग से झेलम निकलती है। सुनो, जहां से सिंधु नदी एकाएक मुड़ रही है, वहां पर भी क्या बनेगा? गॉर्ज। इसी का नाम है इंडस गॉर्ज। कल लिखवाया था ना, पूरे दुनिया के सबसे गहरा गॉर्ज का नाम कल लिखवाया था, इंडस गॉर्ज, जिसको हम लोग बुंजी गॉर्ज भी कहते हैं। कल लिखवाया हुआ था सारा।
दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज इंडस गॉर्ज 5200 मीटर इसकी गहराई है, 5200 मीटर गहरी है। और इसका दूसरा नाम है बुंजी गॉर्ज, बुंजी। खंबाब, 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 वहां से निकलती है सिंधु नदी। नुब्रा सिंधु में नहीं मिल रही, श्योक में मिल रही है। श्योक नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, ब्लडी रिवर, क्योंकि वहां पर लोग, व्यापारी लोग जाते थे उसमें, तो इतना तेज धारा होता था कि वो अपने आप नाव पलट जाना, नाव डूब जाना, वहां पर हमेशा शिकायत आता था। इस श्योक नदी को खतरनाक नदी माना जाता है। चीन और भारत की सीमा पर पड़ता है। अभी गलवान घाटी आपने नाम सुना था? अभी हाल ही में हमारे सैनिक कुछ गलवान घाटी में शहीद हो गए। लेकिन ये श्योक नदी की ही ट्रिब्यूटरी गलवान भी है। गलवान नदी का भी संबंध किससे है? श्योक से। हाँ, गलवान नदी है। गलवान घाटी जिसमें लग गया, ज्यादातर नदी का नाम होता है। तो गलवान नदी घाटी में ही फैटम फैटी हुआ था चीन और भारत के सेनाओं के बीच। भारत और चीन की सेना के बीच जो लड़ाई होता है, जिस पर कॉलेज और विश्वविद्यालय में लड़के लड़ते ना, बेल्ट निकाल लिए, कांटा निकाल लिए, छुरी निकाल लिए, वहां पर बंदूक से लड़ाई नहीं होता। एक फैट उसको मार दिया, दो फैट उसको मार, दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं हत्थी, वो लड़ाई होता है। वहां बंदूक से लड़ाई होता ही नहीं है। और चीन वाला सब बदमाश है, वो पूरा कांटा उटा लपेट के आता है हाथ में और उसी से फैट से मारता है ना। तो जो बच्चा वाला लड़ाई नहीं होता है, वैसा चीन की आदत है गांव के किसानों जैसा। एक खेत में आली काट काट करके पहुंच गए दूसरे के खेत में, और धीरे धीरे चीन अपने सैनिकों तक एकदम 10 कदम बढ़ते जाओ, एकाएक मत बढ़ना, 50 मीटर 100 मीटर खड़ा हो जाओ, बोला अभी भी सब हमारा है। वहां अमीन न लेकिन नाप लेगा फिर से कि लड़ाई हुआ तो अमीन को बुला लिए, जिसका जहां घेर लिया वहां तो जो ताकतवर वही घेरेगा। हाँ, जौस्कर, सिगार। अच्छा ये बताओ, सिंधु नदी में इस तरफ से जो नदी मिल रही है वो किधर से मिल रही है, बाएं की दाहिने? लो अब ठीक से देखो, नदी जिधर जाती है उधर खड़े हो जाओ, तो सब दाहिने ही है अब बाएं ही है। तो इस तरफ से जो मिल रही है बाएं मिल रही है, यानी कि चिनाव, रावी, झेलम ये सब बाएं से मिल रही है, और बाकी काबुल, जौस्कर, सिगार, सोग ये सब दाहिने से मिल रही है। अभी समझाया हूं कि नदी में कौन बायां कौन दाहिना पकड़ना है, तो पकड़ लेंगे आप। मैप में भी नदी को देख के आप बता सकते हैं कौन इसका दाहिना किनारा है, कौन इसका बायां किनारा है, बता देंगे नहीं बता देंगे? चलिए, किशनगंगा का स्पेशली कोई ऐसी जगह नहीं है, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा के आसपास से, काराकोरम दर्रा के आसपास ही काराकोरम पास लोकेशन पेशावर के आसपास मिलती है। हम मिठानकोट के, पेशावर मिठानकोट दोनों आसपास में ही है। मिठानकोट एग्जैक्टली प्लेस मिठानकोट है जहां मिलती है सतलज, उसका नाम क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट जहां मिलती है, एग्जैक्टली मिल रही है, उसका जगह का नाम है मिठानकोट। जहां पर सतलज मिल रही है सिंधु से, उस जगह का नाम है मिठानकोट। कराची, कराची, कश्ती नहीं, कराची। हाँ, जम्मू कश्मीर में ही बेरी नाग है, वहीं से निकलती है और आगे भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। सुन लो, भारत की एकमात्र नदी है झेलम, भारत की एकमात्र नदी है झेलम, जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाता है। भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री। झेलम नदी चिनाव में मिलती है पाकिस्तान में आकर। झेलम नदी चिनाव से कहां मिलती है? पाकिस्तान में आकर, ध्यान रखिएगा। और झेलम नदी एकमात्र भारत की नदी है जो भारत पाकिस्तान की क्या बनाती है? सीमा। देखिए, अगर देखना चाहते हो देखिए, यही झेलम है, झेलम नदी निकलती है और भारत पाकिस्तान के यहीं पर, जहां मैं लाइन खींच रहा हूं, यहीं पर भारत पाकिस्तान की क्या बनाती है? सीमा। और एकमात्र नदी एक काली नदी जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। भारत और नेपाल की सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है काली। आपने सर, नेपाल को तो बहुत सारी नदियां क्रॉस करती हैं, अरे क्रॉस करना और बाउंड्री बनाना दोनों में अंतर है। तो बाउंड्री बनाने वाली एकमात्र नदी भारत नेपाल की काली, जो उत्तराखंड से बनाता है,
और भारत पाकिस्तान की बाउंड्री बनाने वाली एकमात्र नदी झेलम। याद रहेगा? सबका फोटो बन गया, चित्र सबका कंप्लीट हो गया। तो लिख लीजिए, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन है? झेलम। एक ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक बता दो, कौन सहायक नदी सबसे लंबी बड़ी कौन? सींची सराजेब। सींची सराजेब एक ट्रिक है। सिंधु सबसे बड़ी, उसके बाद चिनाव, तब सतलज, तब रावी, तब झेलम, तब ब्यास। यानी सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? चिनाव। तब कौन हो जाएगी? सतलज। फिर कौन हो जाएगी? रावी। सबसे बड़ी पूछा जाए कि सिंधु नदी तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन है? तो सिंधु। और उसके बाद चिनाव, उसके बाद सतलज, उसके बाद रावी, उसके बाद झेलम और फिर ब्यास। तो लिख लीजिए, सींची सराजेब एक ट्रिक है, ये मैंने अपने लिए बनाया था इसलिए आपको दे दिया। सींची सराजेब सबसे बड़ी नदी क्रम में, सबसे बड़ी सिंधु, फिर ची से चिनाव, फिर स से सतलज, फिर रा से रावी, झे से झेलम, ब से ब्यास। ये पूछा जाए कि पंचनद जो है ये सतलज, 7 नदियों का संगम, ये पंचनद में सबसे बड़ी कौन है? तो सिंधु, फिर चिनाब, उसके बाद सतलज, फिर रावी और झेलम, सबसे छोटी कौन है? ब्यास। क्लियर है? हो गया भाई? अब चलिए, अब देखो यहां पर सबका बन गया ना। ये सिगार है, सिगार। यहां लाइन खींचिए, लिखिए सिगार, सिगार। और यहां पर जोस्कर, यहां पर जो लाइन है दूसरा वाला ही कौन है? जोस्कर। यहां पर जो लाइन है कौन है? गिलगित। और उसके बाद कौन है? काबुल। अब सुनो, सींची सराजेब नोट कर लिए हैं। सी से लिखे सिंधु, लिखे तो सुन रहे हैं। सी से सिंधु, ची से चिनाव, सींची सराजेब बोलिए 5 बार। सींची सराजेब, सी से सिंधु, ची से चिनाव, स से सतलज, रा से रावी, झे से झेलम, अब ब से ब्यास। अब सुनिए, किशनगंगा नदी पर एक डैम बना है और क्या बोलते हैं, झेलम नदी पर भी 2 डैम बना हुआ है और चिनाव नदी पर बना हुआ है 3 डैम। चिनाव नदी पर 3 डैम बना। डैम का नाम यहां नहीं लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, डैम का नंबरिंग कर देंगे, बाहर लिखवा देंगे। सुनो, रावी नदी पर है 1 डैम, ब्यास पर है 1 डैम और सतलज। बात करने मना कर रहा हूं, बीच में आवाज आ रहा है कहीं कहीं से, बात में प्लीज। क्या दिक्कत हुआ? कौन सा? ये नुब्रा नदी है, ये जो ऊपर से आ रही है कौन सी नदी है? नुब्रा। आगे में गलवान नदी है, कौन सी नदी? गलवान। इन दोनों का नुब्रा और गलवान दोनों का संबंध किससे? श्योक नदी से। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। गलवान घाटी आपने सुना होगा, अभी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए नदी याद रखिएगा। गलवान नदी और नुब्रा नदी, इन दोनों का संबंध किससे है? श्योक नदी से, याद रखिएगा। और नुब्रा भारत की सबसे छोटी नदी है। डैम बना लीजिए। अब एक डैम है किशनगंगा पर और 2 डैम है झेलम पर। झेलम नदी पर 1 डैम ये, 1 डैम ये। और जहां जहां नंबरिंग करेंगे वहीं आप नंबरिंग कीजिएगा। 1, इसमें जो पहले नंबर वाला इसको 2 और लास्ट वाला को 3 और यहां पर 4, 5, 6, इसका 7, 8 और 9 और एक और बना दीजिए, आगे में बैराज है 10। चलिए, एक डैम बना लीजिए। डैम का नंबरिंग इसलिए कर दिए कि यहां पर लिखेंगे तो रफ हो जाएगा काफी, हम चाहते हैं कि पूरा क्लियर हो। डैम बना लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, उसका नाम बाहर में आप लिख लीजिएगा। देखिए, किशनगंगा पर जो 1 नंबर है और जो झेलम नदी है उसमें 2 डैम है। पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का, ऊपर वाले का 3 दीजिए, नीचे वाले का 2 दे दीजिए। अरे 2 झेलम नदी पे 2 डैम बना, उसमें नीचे वाला 2 दीजिए, ऊपर वाला 3 दीजिए। और चिनाव पर जो बना है उसमें सबसे नीचे वाला को 4 दीजिए, बीच वाला को 5 दीजिए, सबसे ऊपर वाला को नाम 6 दीजिए। हो गया। रावी पर तो 1 डैम है तो 7 दीजिए, ब्यास पर को दीजिए 8 और 9 नंबर दीजिए। जो यहां पर सिंधु मिलती है, सॉरी ब्यास मिलती है सतलज से, उसका नाम दीजिए 9। अब क्या दिक्कत है?
कर लिया नोट? करिए, सबको मौका मिलना चाहिए। बस चलिए, नंबर 1 पे लिखे कौन सा डैम है? 8 नंबर ब्यास नदी पर है और 9 नंबर ब्यास और सतलज डैम मिलते हैं, वहां बना हुआ डैम, बांध है ये। अब लिखिए नंबर 1 पे लिखे किशनगंगा डैम। किशनगंगा नदी पर कौन सा डैम है? किशनगंगा डैम। इस डैम को लेकर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लगाया था, इस मैटर को लेकर चला गया था कहा यूएनओ में। पाकिस्तान कहा कि यह डैम बनाना गलत है, भारत इस पानी को रोक रहा है। आपने सुना होगा सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी 1960 में साइन किया गया। सुन लो थोड़ा सा भाई, लिखना तो होगा ही, सब जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं सिंधु वाटर डिस्प्यूट जो है वो आजादी के बाद से शुरू हो गया। जब दो भाई बंटते हैं तब बंटवारा कई सालों तक चलता है ना। कुछ मामला में ये चीज नहीं मिला, वो चीज तुम्हारे यहाँ रह गया, ये लड़ाई चलता रहता है। और लड़ाई जब भयानक हो जाता है तो कौन आते हैं सुलझाने? मामा जी, है ना, कोई रिलेटिव आते हैं बिचवान बन करके और दोनों भाइयों को झगड़ा सुलझाते हैं। अब बोलते हैं कि आज मेरे बात मानोगे ना दोनों भाई को? तो हाँ मानेंगे, आप जो कर दीजिएगा हो जाएगा, तो बांट के चले जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से भारत जब आजाद हुआ तो आजादी तो मिल गई पर सब कुछ बटा नहीं, बट तो गया पर पानी नहीं बटा। अब पानी को कैसे नाप के बांटे? वो भी नदी का पानी। रोज लड़ाई होता था कि इतना पानी तुम रख लिया, इतना पानी तुम छोड़ दिया, बरसात में हमको तुम बहा देते हो, गर्मी में हमको प्यास से मार देते हो। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता था इंडिया पर। तो बिचवान में जो मामा जी जो आए वो थे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आया मतलब मेडिएटर बनके, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप दोनों को हमारी बात माननी होगी और हम मेडिएशन नहीं करेंगे। बोले नहीं बिल्कुल मानेंगे, आप बोल दीजिए वही होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो नीचे के 3 नदी है उसको उन्होंने कहा आंतरिक नदी। वर्ल्ड बैंक ने इन नदियों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, आंतरिक नदी और बाहरी नदी। आंतरिक नदी में रख दिया सतलज ब्यास और रावी को, और बाहरी नदी में रख दिया चिनाव झेलम और सिंधु को। ठीक है, इसको बना दिया चिनाव झेलम सिंधु, किसको बना दिया? बाहरी नदी। और आंतरिक नदी बना दिया सतलज रावी और ब्यास को। और पाकिस्तान से कहा कि 3 नदी आप रख लीजिए, और 3 नदी इंडिया रख लेगा, तो बांटने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। फिर आराम से इन तीनों पानी का जिस तरीके से चाहे इंडिया यूज करे, और इन तीनों का आप जैसे चाहते हैं आप यूज कीजिए। समझौता में क्या था वो मैं समझा रहा हूं कि भैया ये 3 जो बाहरी नदी उसका इस्तेमाल भारत करेगा, और 3 जो आंतरिक नदी उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। बंटवारा हो गया तो भारत ने ऑब्जेक्शन लगाया कि आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। उनकी जरूरत को देखिए, आप उनकी जनसंख्या को आप देखिए और हमारी जनसंख्या को आप देखिए, बराबर बराबर से बांट दीजिएगा, कुछ कम या ज्यादा करिए। तब कहा वर्ल्ड बैंक ने कि ठीक है ये तीनों आप यूज करिएगा, ये तीनों पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसमें से 20% आप भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से दे दिया गया और समझौता हो गया। तो जब इंडिया इसका 20% इस्तेमाल करता है या डैम बनाता है इंडिया, तो क्या कह देता है भैया लोग कि उसी में ऑब्जेक्ट करता है कि ये चीज समझौता के परे है। और जब जब यूएनओ में मैटर गया है भारत का इस मामले में, हमेशा पाकिस्तान वहां हारा है। इस मैटर में वो जीता नहीं है, क्योंकि हमेशा वो गलत ही रहता है। भारत देश का जो नेचर है, कभी किसी और के साथ हम गलत कर ही नहीं सकते। भारत की जो तासीर है, नेचर है, हम जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान और चीन का नेचर है, कुछ जानबूझकर गलती करते हैं, वो गलती से गलती कभी करते ही नहीं है। समझा रहे बात? तो लिखे नंबर 1 पे लिखे किशनगंगा डैम, किशनगंगा डैम। नंबर 2 पे लिखिए आंतरिक नदी बाह्य नदी में बांट दिया गया था क्या? वाटर डिस्प्यूट, सिंधु वाटर डिस्प्यूट ट्रीटी जो हुआ था 1960 में, उसमें लिखिए नंबर 1 पे किशनगंगा। नंबर 2 पे लिखिए मंगला डैम। नंबर 2 पे लिखिए मंगला बांध, मंगला। नंबर 2 पे लिखिए मंगला डैम। नंबर 2 पे लिखिए मंगला। झेलम नदी 2-3 झेलम पे ही है। 3 नंबर पे लिखिए तुलबुल डैम। 3 नदी पर लिखिए तुलबुल डैम। 3 नदी पर लिखिए 3 नंबर पे लिखिए तुलबुल, तुलबुल TULBUL, तुलबुल, तुलबुल डैम। 4 नंबर पे लिखिए जो चिनाव, 4 नंबर कहाँ है? चिनाव पर है। 4 नंबर पे लिखिए बगलिहार डैम। 4 नंबर पे लिखिए बगलिहार, बगलिहार डैम, बगलिहार बांध। 4 नंबर पे लिखिए बगलिहार डैम। 5 नंबर पे लिखिए, 4 पे लिखिए बगलिहार बांध, बगलिहार बांध। 5 नंबर पे लिखिए सलाल बांध, सलाल। 5 नंबर पे लिखिए सलाल डैम, सलाल बांध। 5 नंबर पे लिखिए
सलाल। 6 नंबर पे लिखिए दुल्हस्ती डैम। दुल्हस्ती डैम नाम सुना होगा। तो बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती किस नदी पर हो रही है? चिनाव नदी पर। हो गया। अब आइए रावी नदी पर, नंबर 7 रावी नदी पर आइए। रावी नदी पर जो डैम है उसका नाम है थीन डैम। रावी नदी, पतला डैम मत कर दीजिएगा, ये नाम है थीन डैम। हिंदी में भी लिखे थीन डैम, अंग्रेजी में भी लिखे थीन डैम। और थीन डैम का एक और नाम है रंजीत सागर डैम। थीन डैम का एक दूसरा नाम है रंजीत सागर डैम। डैम सेम है, नाम दो है। रावी नदी पर जो डैम है उसका नाम है थीन डैम, या उसी को लोग बोलते हैं राणा प्रताप सागर डैम, नहीं सॉरी रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम हो गया। उसके बाद लिखिए 8 नंबर पे पोंग डैम। ब्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग। पोंग डैम। ब्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग डैम। पोंग डैम। पोंग डैम किस नदी पर है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। अब पोंग डैम जो है उसका भी एक और नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। पोंग का ही दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप खाली मत लिखिएगा, महाराणा प्रताप, क्योंकि राणा प्रताप डैम अलग है, वो चंबल नदी पर है। महाराणा प्रताप डैम लिखिएगा। पोंग नदी का नाम है पोंग डैम का नाम है महाराणा प्रताप डैम। राणा प्रताप डैम अगर पूछा जाए तो कहा है भैया? चिनाव नदी पर, सॉरी चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। अगला आइए 9 नंबर पे लिखिए। 9 नंबर पे लिखिए। एक सेकेंड, सही गायब हो गया इधर से, कोई बात नहीं। चलिए सुनो, जो 9 नंबर पे डैम उसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम सुना होगा। टिहरी से पहले भारत का सबसे ऊंचा डैम माना जाता था भाखड़ा नांगल को। टिहरी बन गया तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? टिहरी। तो भाखड़ा नांगल डैम सतलुज ब्यास जहां मिलती है उसी के आसपास कौन सा डैम है? भाखड़ा नांगल डैम। और इसके पीछे जब डैम बनाइएगा आप तो डैम के पीछे कुछ पानी जमा हो जाएगा। जब नदी के पानी को बांध दीजिएगा तो दूर तक पानी फैल जाएगा ना जी, आसपास की बस्तियां डूब जाएंगी और आपको झील जैसा नजारा मिलेगा। तो इसके पीछे जो झील बना हुआ है उसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर लेक। पूछा जाए भाखड़ा नंगल डैम के पीछे जो झील है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। भाखड़ा नंगल डैम के पीछे कौन सी झील है? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर लेक। और सुन लीजिए, भाखड़ा नंगल डैम के पीछे है गोविंद सागर लेक, यही बगल में ही एक जगह है कपूरथला। कपूरथला, कपूरथला पंजाब में एक प्लेस है। पंजाब में एक जगह है कपूरथला जहां रेलवे कोच फैक्ट्री है। पंजाब में कपूरथला, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और चेन्नई के आसपास पेराम्बोर, ये 3 स्थानों पर रेलवे का कोच बनता है। रेलवे का कोच है डब्बा, रेलवे का इंजन नहीं। रेलवे का कोच बनने का 3 स्थान फेमस है। कौन कौन? कपूरथला पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश और पेराम्बोर चेन्नई के बगल में एक जगह है। जैसे दिल्ली के बगल में गाजियाबाद नहीं है, जैसे नजदीक में गाजियाबाद है, वैसे चेन्नई के जस्ट बगल में ही पेराम्बोर है। तो पेराम्बोर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश रायबरेली, और एक और जगह क्या बताया? कपूरथला। तीनों में रेलवे कोच फैक्ट्री है। वैसे डीजल इंजन बनाने का तो कारखाना, डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल इंजन का बनाने का कारखाना का है, इंजन कोच नहीं, इंजन बनाने का बनारस। वाराणसी के मडुआडीह, बनारस में एक इलाका है मडुआडीह। मडुआडीह में क्या बनता है? डीजल लोकोमोटिव वर्क उसका नाम है, डीजल इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए कौन है? चितरंजन। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए कौन है? बंगाल का चितरंजन। और मधेपुरा में खुला है। मधेपुरा में डीजल का खुला है, फिर इलेक्ट्रिक का। मधेपुरा में जो कारखाना खुला है वो डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कौन? अभी हॉर्स पूछा था परीक्षा में ना, 66वीं बीपीएससी के पीटी में आया था, कितने हॉर्स पावर का है? 12,000। तो सर परीक्षा में बहुत लोग गलती की थे, तब समझ में आ गया कि 12,000 हो गया। समझ में आ रहा भाई? तो रेलवे कोच फैक्ट्री भी जान गए कपूरथला। इसका नाम है हरिके बैराज। इसका नाम है हरिके बैराज। जब बांध बड़ा हो तो उसको बोलते हैं डैम, लेकिन जब छोटा डैम हो तो क्या बोलते हैं उसको? बैराज। छोटे बांध को क्या बोला जाता है? बैराज। जब बांध छोटा हो तो उसे क्या बोला जाता है? बैराज। हरिके बैराज पंजाब में हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर, हरिके